गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज की क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अपवाह तंत्र। इससे पहले 3 चैप्टर डिस्कस कर चुके अभी तक, है ना। सामान्य भौगोलिक परिचय, भूगर्भिक संरचना और भौतिक प्रदेश। पेन रखियो कि उधर। ये आज से तीसरा चैप्टर चालू करेंगे, अपवाह तंत्र। तो जो भारत का भौतिक प्रदेश जो चैप्टर हमने कवर किया, इसके बाद अगर सेकेंड मेजर चैप्टर है ज्योग्राफी में तो यही है, अपवाह तंत्र, है ना। इससे पहले ये वाला जो चैप्टर था हमारा, ये काफ़ी लंबा चला था, है ना। तो अब इस वाले चैप्टर को देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रमुख तौर पे नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में नदियों पर बनाए गए प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना यानी कि डैम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा झील हो गए, जलप्रपात हो गए, सारी जो चीज़ें हैं इसी में देखेंगे, ठीक है, इसी चैप्टर के अंतर्गत। ये जो जल संसाधन है, ये एक अलग से चैप्टर आपको मिल जाएगा कुछ बुक में, बट मैंने इसे कंबाइन फॉर्म में इसी में रखा है, क्योंकि जो डैम्स देखेंगे हम वो नदियों पर ही बनाए गए हैं। तो नदी के मैप में ही अगर डैम को समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो जनरल इंट्रोडक्शन देख लेंगे। फिर अपवाह तंत्र जो है भारत का, इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक तो ऐसी नदियाँ जिनका उद्गम होता है हिमालय से, तो हिमालय का अपवाह तंत्र देखेंगे, इसका भी फिर डिवीजन करेंगे। दूसरी जो नदियाँ हैं जिनका उद्गम होता है प्रायद्वीपीय भारत से, फिर इसका भी हम लोग डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो ये 2 तो प्रमुख हो गई। फिर इसके अलावा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना यानी कि प्रमुख बांध के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रमुख जलप्रपात और प्रमुख झीलें, तो ये सब इस चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे। लंबा चैप्टर है थोड़ा, ठीक है, टाइम लगेगा। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो ये तो हो गया रिवर का कुछ इमेज, आप सब देखे ही होंगे। हिमालय के अपवाह तंत्र की बात करेंगे ना, तो इसको 3 भाग में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसे कैसे 3 भाग? जैसे कि हम लोग मैदान के बारे में पढ़े थे, क्या बोले थे? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये बोले थे ना। तो 3 जो है वो मेजर रिवर है, उनकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं। तो 3 जो मेजर रिवर है, एक तो हो गई सिंधु नदी, ठीक है, दूसरी हो गई गंगा नदी और तीसरी हो गई ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो 3 मेजर रिवर है। तो पहले इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सिंधु नदी अपवाह तंत्र, फिर गंगा नदी, फिर है ब्रह्मपुत्र नदी। अब इसके बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, सिंधु नदी अपवाह तंत्र के बारे में, है ना। इसके अंतर्गत हम सिंधु नदी के बारे में, उसकी सहायक नदियों के बारे में जानेंगे, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? और जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको आगे क्लास में डिस्कस करते हुए चलेंगे। ऑनलाइन में गुड मॉर्निंग सभी को, ठीक है, इतना समझ आ रहा है? तो मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं सारी चीज़ों को। देखो, लद्दाख क्षेत्र में कुछ इस प्रकार का इमेज आपको मिलेगा। ये सिंधु नदी का बेसिकली इमेज है, ठीक है। तो लद्दाख क्षेत्र में आप जैसे जाएंगे तो जो सी लेवल से जो ऊंचाई है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है। बारिश वहाँ पर काफ़ी कम है, इसी कारण से वेजिटेशन आपको नहीं मिलेगा। ऐसे माउंटेन्स मिलेंगे पूरे, मतलब बोल सकते हो जहाँ पे इसको हम लोग कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं, शीत मरुस्थल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको वेजिटेशन देखने को नहीं मिलेगा। वो मरुस्थल मतलब क्या होता है पता है? मरुस्थल शब्द आते ही दिमाग में रेगिस्तान आएगा, राजस्थान का थार, ऐसा नहीं होता। मरुस्थल मतलब ऐसी भूमि जहाँ पर बेसिकली पेड़ पौधे वनस्पतियाँ उगने में सक्षम नहीं है, ठीक है। क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है? क्योंकि बारिश वहाँ पर काफ़ी कम हो रही है, इस कारण से, ठीक है। तो एक तो हम लोग जो देखते हैं थार का मरुस्थल, वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, इसे कहा जाता है कोल्ड डेजर्ट। यहाँ पर टेम्परेचर कम है बट मरुस्थल है, क्योंकि वेजिटेशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा सिंधु नदी, और साथ में उसकी जो प्रमुख जो सहायक नदियां हैं, है ना, जो मैं कई सारी छोटी नदियों के बारे में बताऊंगा आपको, जो शायद बुक में नहीं मिलेगा बट एग्जाम में प्रश्न आते हैं वहां से, है ना। तो वो सब इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। जैसे नुब्रा नदी हो गई, ठीक है, इसी प्रकार की घाटियों से प्रवाहित होती है। तो एक मैप का मतलब इमेज का ओवरऑल दिमाग में रहना जरूरी है जब हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब मैप में हम डिस्कस करते हुए चलते हैं एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी? सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी के बारे में आपको क्या पता है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? देखो, 3 माउंटेन रेंज हम लोग देखे थे, है ना। कौन कौन सा देखे थे? ये देखे थे, हो गया काराकोरम, ठीक है। फिर देखे हम लोग लद्दाख, और फिर देखे थे जास्कर। 3 रेंज देखे थे। और लद्दाख का ही एक्सटेंशन जो हमको देखने को मिला तिब्बत में, उसे हम कहते हैं कैलाश, ठीक है। तो ये हम देखे थे पहले। वन मिनट।
तो ये 3 रेंज हम देखे थे और एक कैलाश देखे थे, ठीक है। कैलाश के पास ही, कैलाश पर्वत के पास ही एक प्रमुख झील के बारे में मैंने बताया था ना, उसे क्या बोलते हैं, मानसरोवर, ठीक है। एक प्रमुख झील है मानसरोवर। और कैलाश पर्वत, ये तो पूरा रेंज है, इसके अंतर्गत ही एक प्रमुख ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर को क्या नाम दिया गया है, यहाँ पे जो एक प्रमुख ग्लेशियर है इसे हमने नाम दिया था बोखरचू, ठीक है। तो ये जो बोखरचू हिमनद है, यहीं से उद्गम किसका होता है, सिंधु नदी का, ठीक है। बोखरचू ग्लेशियर, ये ग्लेशियर आपको जिस रेंज में देखने को मिलेगा वो है कैलाश पर्वत में। और ये जो ग्लेशियर है वो जिस झील के किनारे है वो है मानसरोवर। काफ़ी सारी झील भी हैं इस रेंज के पास, कैलाश रेंज के बाद, जैसे कि मानसरोवर झील है, राकसताल झील है, या जिसको राक्षसताल भी बोलते हैं, तो कई सारी झील है, ठीक है। तो इसका जो उद्गम हो रहा है मानसरोवर झील से नहीं हो रहा है, कुछ बुक में आपको मिलेगा मानसरोवर झील से उद्गम हो रहा है, बट मानसरोवर झील के पास में जो ग्लेशियर है बोखरचू, वहाँ से उद्गम हो रहा है। और जो रेंज है, माउंटेन रेंज है, वो है कैलाश, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखना। तो इस इमेज में देखते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे हो गया कैलाश, और यहीं पे जो ग्लेशियर है बेसिकली जो हम देख रहे हैं, यहाँ से उद्गम हो रहा है किसका, सिंधु नदी का। तो सिंधु नदी का जब उद्गम होगा तो पहले तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कितने देशों से होकर के प्रवाहित हो रही है, कितने देश में प्रवाहित हो रही है, बताओ। बताओ, 1 2 3 4 कितने देश में, कौन कौन से, कौन कौन से। इंडिया में तो आएगी, इंडिया में तभी तो हम पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में, और जहाँ से उद्गम हो रहा है चाइना से, ठीक है। तो इसका उद्गम हुआ और ये इंडिया में इंटर करेगी। इंडिया में जिस स्थान पर ये इंटर करेगी उस स्थान को कहा जाता है डेमचोक। तो ये नाम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या कहा जाएगा इसको, डेमचोक। पूरा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलेगा और एग्जाम में पूछा जाएगा सिंधु नदी भारत में कौन से स्थान से प्रवेश करती है, तो डेमचोक, ठीक है। ये जो पर्वत है ये कौन सा हो गया, कैलाश पर्वत। ठीक है। जो ग्लेशियर है इस ग्लेशियर का नाम हो गया बोखरचू। और यहाँ पे जो झील हम देखेंगे उस झील को कहा जाता है मानसरोवर। ठीक है। अब ये डेमचोक नामक स्थान से इंटर करेगी इंडिया में, पहली बात। और उसके बाद इंडिया में अगर ये किसी राज्य के शासित क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है तो वो केवल और केवल है लद्दाख। ठीक है, ये हो गया लद्दाख, ये है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, इधर नहीं आएगी, केवल लद्दाख में प्रवेश करेगी, लद्दाख में ही प्रवाहित होगी और देन इंटर कर जाएगी पाकिस्तान में। ठीक है, तो अब ये इंटर कर रही है डेमचोक नामक स्थान से लद्दाख के शासित प्रदेश में, और इसके बाद ये फिर प्रवाहित होते होते लेह, जो प्रमुख लद्दाख का जो मेन जो हेडक्वार्टर है वो क्या है, लेह है, तो लेह से प्रवाहित होगी। और उसके बाद ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि पाकिस्तान के कंट्रोल में है उससे प्रवाहित होते होते एक स्थान आएगा चिल्लास, जहाँ पे ये प्रवेश करेगी पाकिस्तान में। और इस प्रकार से प्रवाहित होते होते कराची एक पोर्ट आपको मिलेगा जो पाकिस्तान का प्रमुख शहर है ना, वहाँ पे ये जो नदी है वो अरब सागर में अपना जल गिराती है। ठीक है, तो ये तो खैर कराची तो वैसे नीचे आएगा, बट मैं इसको यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ। कराची के पास ये अरब सागर में अपना जल गिराती है सिंधु नदी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। और यहाँ पर जो मैंने स्थान का नाम बताया जहाँ पे इंटर कर रही, कहाँ पर, पाकिस्तान में, जैसे डेमचोक में इंटर की भारत में,
और इंडिया से एग्जिट कर रही है, यानी कि इंडिया से बाहर जा रही है, हाँ पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान बोल सकते हैं, इंटर कर रही है, तो ये जो स्थान है इसका नाम है चिल्लास। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट है। उद्गम कहाँ से हो रहा है? बोखरचू ग्लेशियर से, फिर चीन में प्रवाहित हुई यानी कि तिब्बत रीजन में, इंडिया में इंटर की डेमचोक से, लद्दाख केंद्र शासित में ही प्रवाहित हो रही है और कहीं पर नहीं प्रवाहित हो रही है। ऐसा भी एग्जामिनर अगर पूछे कि सिंधु नदी भारत के कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश से प्रवाहित हो रही है, तो केवल एक, लद्दाख। डेमचोक से इंटर की लेह, गिलगिट बाल्टिस्तान, कारगिल, ये सबसे प्रवाहित होते होते चिल्लास के पास से इंटर की पाकिस्तान में। ठीक है, और उसके बाद ये कराची में अरब सागर में अपना जल गिराएगी। इसका जो डेल्टा है वो आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हम देख रहे हैं सिंधु नदी के बारे में। अब थोड़ा सा जो मुझे पहले बताना चाहिए था, एक्चुअल में एक चीज़ है, जैसे हम अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, तो अपवाह तंत्र को इंग्लिश में कहा जाता है ड्रेनेज पैटर्न। इसका मतलब क्या होता है? एक जो नदी है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्थान होगा, जनरली माउंटेन से हम देखते हैं नदी का उद्गम होता है ना, और वहाँ से इसका उद्गम हो रहा है, और ये फिर इस रिवर का जो माउथ है ना, या मुहाना है, वो हम कहाँ पर देखते हैं? जब महासागर या कोई बड़ी झील में नदी अपना जल गिराती है। ठीक है, तो ये कोई महासागर हो गया जहाँ पे अपना नदी जल गिरा रही है। तो उद्गम यानी कि ओरिजिन से लेकर के माउथ तक का जो सफ़र है रिवर का, वो रिवर अकेले तय नहीं करती, कई सारी इसमें छोटी नदियाँ, है ना, बड़ी नदियाँ इसमें आकर के अपना जल गिराती है। तो ये जो पूरा पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है, मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी, इस पूरे पैटर्न को, इस पूरे जाल को, जैसे कि इस मैप में देखेंगे, इसमें तो काफ़ी छोटा लग रहा है, एक ही रिवर का, जैसे महानदी का ही आप मैप देखेंगे ना छत्तीसगढ़ में, तो कई सारी सहायक नदियाँ उसकी, है ना। तो ये जो पूरा जाल, जो पैटर्न हमको देखने को मिलता है, इसीलिए इसी को हम कहते हैं ड्रेनेज पैटर्न या फिर अपवाह तंत्र। ठीक है, और नदी बेसिन के बारे में भी आप सुने होंगे। नदी बेसिन क्या बोलते हैं? तो ये जो अपवाह तंत्र के अंतर्गत जितनी भी भूभाग आ रहा है, जितनी भी भूमि आ रही है, उसे कहते हैं नदी बेसिन या रिवर बेसिन। ठीक है, ये जो रिवर बेसिन वाला एरिया होता है ना, ये बेसिकली हम लोग बात करें, जैसे इसी की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो मैंने बनाया, ये मुख्य नदी हो गई, इसकी कई सारी सहायक नदी हो गई, ओरिजिन से लेकर के माउथ तक ये पूरा जो भूभाग है ना, ये नदी बेसिन के अंतर्गत आएगा। ये नदी का जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो रिवर ड्रेनेज पैटर्न हो गया, अपवाह तंत्र हो गया, लेकिन अपवाह तंत्र के साथ साथ पूरी जो भूमि बची ये भी इसके अंतर्गत आई। ये आता है रिवर बेसिन में। और रिवर बेसिन वाला जो एरिया है वो एग्रीकल्चर की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा समृद्ध होता है, क्योंकि यहाँ पर नदियों के जो अवसाद हैं वो पोषक तत्व तो लेकर के आते रहते हैं, तो भूमि जो रहती है उपजाऊ रहती है। ठीक है, इसी कारण से एग्रीकल्चर, खेती वगैरह यहाँ पर काफ़ी अच्छे से होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार में आप देखेंगे एग्रीकल्चर में क्यों जितना आगे है, क्योंकि प्रमुख तौर पे तो देख रहे हैं एलुवियल सॉइल का ही डिपोजिशन है, गंगा नदी, उसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे नर्मदा नदी है, चंबल नदी है, कई सारी नदियाँ हैं। इसके कारण से जो रिवर बेसिन वाला एरिया है, जैसे पंजाब हरियाणा की बात करें तो सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं, इसके कारण से इस क्षेत्र की जो भूमि काफ़ी उपजाऊ रही। ठीक है, तो रिवर बेसिन वाला जो एरिया है एग्रीकल्चर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, एक कंसेप्ट हम लोग और पढ़ेंगे जब रिवर की हम बात कर रहे हैं, इसे कहा जाता है दोआब। हिंदी में भी दोआब बोलते हैं, इंग्लिश में भी दोआब बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि को कहा जाता है दोआब। जैसे कि एक नदी इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, एक नदी मान लेते हैं इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, इसमें मिल गई आगे चलकर, तो ये जो मुख्य भूभाग बना दो नदियों के बीच का, ये फर्स्ट रिवर हो गया, ये सेकेंड रिवर हो गया, ये जो भूभाग है ना, इसे ही कहा जाता है दोआब। ठीक है, इंग्लिश में भी दोआब ही बोलते हैं। और ये जो रीजन है ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्रीकल्चर की दृष्टि से। जैसे कि गंगा यमुना का दोआब उत्तर प्रदेश में जो देखते हैं प्रमुख तौर पर। एक हम लोग पढ़ेंगे जब दक्षिण भारत आएंगे तो रायचूर दोआब करके। इसी रायचूर दोआब के लिए ही आप लोग हिस्ट्री में पढ़े हो रायचूर दोआब के बारे में। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच जो युद्ध हो रहा था वो इसी रायचूर दोआब पर नियंत्रण के लिए ही हो रहा था। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हो ना। तो ये हमको देखने को मिलेगा साउथ रीजन में, मुख्य तौर पे बात करें तो कर्नाटका में। ठीक है, तो दोआब वाला जो रीजन है वो खेती की दृष्टि से और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो दोआब ये हो गया रिवर बेसिन, यानी कि मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी जिस भूभाग पे बह रही है, जितने एरिया को कवर कर रही है वो सब रिवर बेसिन में आता है।
और ड्रेनेज पैटर्न यानी कि मुख्य नदी और सहायक नदी का जो बेसिकली मैप जो हम बनाते हैं, है ना, किधर से प्रवाहित हो रही, कितना उसका जो मार्ग है, वो सारा जो चीज़ है उसको कहा जाता है ड्रेनेज पैटर्न। इतना समझ आया? तो रिवर के माउथ से, रिवर के ओरिजिन से लेकर रिवर के माउथ तक, एक तो हम जब अपवाह तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम मुख्य नदियों की बात जब करेंगे तो उसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है ये पढ़ेंगे पहले, फिर हम देखेंगे वो कहाँ पर जाके मिल रही है। कई सारी नदियाँ, सहायक नदी के बारे में देखेंगे जो मुख्य नदी में आकर मिलेगी, जो मुख्य नदी है उसके बारे में देखेंगे कि महासागर है, किसी बड़ी झील में जाकर के मिल रही है, तो माउथ कौन सा है वो देखेंगे। प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। जैसे कि सिंधु नदी अपवाह तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, उसका माउथ कहाँ पर है, सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, ये सारा चीज़ पढ़ेंगे। समझ आ रहा है इतना? इसी प्रकार से सभी जो प्रमुख नदियाँ हैं उसके बारे में ऐसे ही पढ़ेंगे। जो कम महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उनके बारे में केवल नाम ही पता चल जाएगा, किसकी सहायक नदियाँ उतना महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस हिसाब से पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग कहाँ से डिस्कस किए, सिंधु नदी से डिस्कस किए। तो सिंधु नदी के बारे में हम लोग देखें कि इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, बोखरचू ग्लेशियर जो कि कैलाश पर्वत के अंतर्गत आता है, मानसरोवर झील के पास में है। अब ये 3 देशों से होकर प्रवाहित हो रही है, एक तो चीन, दूसरा भारत, तीसरा है पाकिस्तान, ठीक है। टोटल जो लेंथ है सिंधु नदी का कितना है पता है किसी को? टोटल इसका जो लेंथ है वो है 2880 किलोमीटर। कुछ बुक में आपको मिलेगा 2900 किलोमीटर, इंटरनेट पर सर्च करोगे तो 3180 किलोमीटर मिलेगा, ठीक है। बट हमको ओवरऑल लेके चलना है 2880, क्योंकि जो जितने भी बुक्स वगैरह है, कल के डेट में क्वेश्चन आ गया दावापत्ती करना है तो गूगल का आंसर थोड़ी नहीं लगाओ, तो बुक वगैरह में जो आपको मिलेगा तो 2880 किलोमीटर, ठीक है। इंडिया में जो इसकी लेंथ है 1114 किलोमीटर, ठीक है। बुक वगैरह में आपको मिल सकता है 710 किलोमीटर, बट वो जो डेटा है वो एक्चुअल में केवल जो भारत का जो अंतर्गत, क्योंकि आप जैसे जाना है ये हो गया लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान के कंट्रोल में, तो उसको अगर हटा दिया जाएगा तो 710 है, बट ये पूरा जो एरिया है ये तो हमारा ही है ना, तो 1114 किलोमीटर इंडिया में प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है सिंधु नदी के बारे में जो आपको ध्यान में रखना है। इसका माउथ हम लोग देख चुके हैं, कराची में है, जब ये अरब सागर में अपना जल गिराएगी, ठीक है, अपना डेल्टा बनाएगी। अब इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी या सतलज, इसको तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके पहले जो दाएं ओर की सहायक नदियां हैं, और मतलब जो छोटी सहायक नदियां हैं, पहले उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में एग्जाम में आपको आजकल के पैटर्न में ज़्यादा पूछा जाता है, पहले के समय में तो झेलम, चिनाब, रावी या सतलज जो बड़ी सहायक नदी इन्हीं के बारे में पूछा जाता था, ठीक है। आजकल लेकिन अब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं ना, तो जो प्रमुख सहायक नदियां और भी है जो दाएं ओर से मिल रही हैं, जो बाईं ओर से मिल रही छोटी सहायक नदी, उनके बारे में भी पूछा जाता है। इतना ही पूछ लिया जाता है कि ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो हमको मैप में डिस्कस करना है, ठीक है, सारी चीज़ों को। जैसे कि मैंने बताया, देखो पहले तो एक बात ये डिस्कस करते हैं, ये जैसे है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर है। अब जैसे सिंधु नदी का इंटर होगा इंडिया में, तो पहले ना यहाँ से 1 मिनट, यहाँ से जैसे उद्गम हो रहा है सिंधु नदी का, डेमचोक से इंटर की इंडिया में, तो ये है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो पहले जो सिंधु नदी है वो काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के मध्य प्रवाहित होगी पहले, ठीक है। और उसके बाद लद्दाख रेंज को एक स्थान पर यह काटेगी, और इस स्थान का जो नाम है वो है डुंगती, ठीक है। डुंगती में सिंधु नदी जो है वो लद्दाख रेंज को काट करके फिर प्रवाहित होती है लद्दाख और जास्कर के बीच, ठीक है, इस प्रकार से। और फिर से एक बार लद्दाख को काटेगी और एंटर करेगी पाकिस्तान में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखना। ये जो स्थान है जहाँ पर लद्दाख को काटेगी, यहाँ पर एक गॉर्ज का निर्माण करेगी, उसका नाम है बुंजी गॉर्ज। ये मैं पहले ही बता चुका ना। तो बुंजी गॉर्ज का निर्माण करेगी, 5100 मीटर जो है इसकी डेप्थ है, गहराई है। तो डुंगती वो स्थान है। तो इसको बताने का पर्पस क्या है, देखो ये 2 मैप इसलिए बनाए हो क्योंकि एक ही को बनाता तो दिक्कत हो जाता, फिर बहुत सारी नदियाँ बनानी ना। लद्दाख रेंज को जिस स्थान पर काटी सिंधु नदी उसका नाम क्या है, डुंगती। अब इसको बताने का मतलब क्या है, देखो सिंधु नदी प्रवाहित कौन कौन सी श्रेणियों के मध्य हो रही है, ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में। तो जब इंटर कर रही है तब तो काराकोरम और लद्दाख के मध्य प्रवाहित हो रही है, बट आपको ऑप्शन में तो मिलेगा काराकोरम लद्दाख, लद्दाख जास्कर, है ना, या जास्कर और महान हिमालय, इस प्रकार से दिया जाएगा।
और हमको आंसर जो लेना है वो लेना है लद्दाख और जास्कर के मध्य प्रवाहित हो रही। क्यों लेना है? क्योंकि स्टार्टिंग विंटर की तब तो काराकोरम और लद्दाख के बीच प्रवाहित हुई, थोड़े दूर तक प्रवाहित हुई, बट जो मेजर जो हिस्सा है, जो इसका प्रवाह क्षेत्र है, वो लद्दाख और जास्कर के मध्य है। ठीक है, उसके बाद जब ये पाकिस्तान में इंटर करने वाली रहेगी चिल्लास के पास, उसके पहले आपको गिलगित बाल्टिस्तान, जो बेसिकली हम जो बोलते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो लद्दाख के अंतर्गत आता है। पाकिस्तान का तो अपना ही एक जिला है वो, है ना। तो वहां पे एक गॉर्ज का निर्माण करेगी, बुंजी गॉर्ज। कौन से श्रेणी को काट कर बनाएगी? तो लद्दाख। जैसे कि एग्जामिनर अगर पूछा कि सिंधु नदी बुंजी गॉर्ज का निर्माण किस पर्वत श्रेणी को काट कर करती, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, महान हिमालय, तो किसको? लद्दाख श्रेणी को काट कर करती है। ठीक है, तो दो बार हम देख रहे हैं लद्दाख को काट रही है। एक बार तो जब इंटर की तो काराकोरम लद्दाख के मध्य प्रवाहित हुई, तो लद्दाख को पहले जब काटा तो डुंगती नामक स्थान पर, ये तो इंडिया में है। ठीक है, फिर अब लद्दाख और जास्कर के मध्य प्रवाहित हो रही है। पाकिस्तान में इंटर करने से पहले एक स्थान है बुंजी, जहां पर के काट के बुंजी गॉर्ज का निर्माण कर रही है। ठीक है, नदी जब प्रवाहित होती है, खास करके हिमालय क्षेत्र हम लोग बात करें तो कई प्रकार की घाटियों का निर्माण करती है ना। जैसे कि ये कुछ मैं एक प्रकार की जो घाटी बनाएगी नदी, उसे हम लोग कहते हैं वी आकार की घाटी। ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कुछ रिवर जो है इस प्रकार से फ्लो होगी इधर से। तो ये जो शेप जो बन रहा है ना, वैली जो बन रही घाटी, उसका आकार किस प्रकार से? वी आकार का है, ये वाला जो बना। ठीक है, तो इसे कहा जाता है वी आकार की घाटी। कई प्रकार की घाटियों का निर्माण करी, खासतौर पे हिमालय क्षेत्र में हम देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा नदी यू आकार की घाटी बनाती, जैसे ये वी आकार है, तो अब जो मतलब जो धरातल है, जो रिवर का जो बेसिकली जो तल की हम बात करें, तो वो यहाँ पे तो भाई वी आकार से है, एक आकार ऐसा बनेगा यू आकार, इस प्रकार से। ठीक है, नीचे का जो तल है वो एक प्रकार से समतल हो जाए रहेगा, एक प्रकार से ऐसा हम देखेंगे। और नदी इधर से प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और एक जो मैंने बता रहा हूँ गॉर्ज का निर्माण करती। गॉर्ज जो होता है वो काफ़ी संकरा होता है, मतलब सीधा होता है उसका जो ढलान है। जैसे कि इसे मैं समझाऊं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा वो। ये तो कुछ इस प्रकार से शुरुआत में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसकी जो गहराई है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। ठीक है, इस प्रकार से। तो स्टार्टिंग में तो आपको स्लोप टाइप का दिखेगा, फिर इसका जो तल है वो काफ़ी खड़ा रहता है। तो ऐसे जो गॉर्ज है इसका निर्माण वही नदियां कर सकती है जिनका उद्गम है, जिनका ओरिजिन है वो काफ़ी पहले से हो रहा है, मतलब काफ़ी पहले से प्रवाहित हो रही है। प्रायद्वीपीय भारत में आप ना बहुत गहरे गहरे गॉर्ज नहीं देखोगे, भले गॉर्ज देखने को मिल जाएगा लेकिन वो उतने गहरे नहीं है जितना कि हिमालय की जो नदियाँ हैं। हिमालय की नदियों में भी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, यही जो है वो काफ़ी लंबे लंबे बड़े बड़े गॉर्ज बनाती है। इसे भी बात करें तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र ज़्यादा, क्योंकि वो काफ़ी पहले से उनका ओरिजिन हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे जब हम नदी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कुछ टर्म हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि एक जो टर्म है वो है पूर्ववर्ती नदी, एक पढ़ेंगे अनुवर्ती नदी, है ना। ये शब्द आएगा जब हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे कि सिंधु नदी की ही बात करें तो सिंधु नदी कैसी नदी है? एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी का मतलब क्या होता है? ऐसी नदियां जिनका उद्गम हो चुका है हिमालय के निर्माण से पहले। ठीक है, तो सिंधु नदी की बात करें, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, साथ में सतलज नदी की बात करें, ये कुछ ऐसी प्रमुख नदियां हैं जिन्हें कहा जाता है पूर्ववर्ती नदी। इनका उद्गम जो है ना वो हिमालय के निर्माण से पहले से हो चुका है। ठीक है, जैसे कि ये हो गया हमारा प्रायद्वीपीय प्लेट, प्रायद्वीपीय भारत हो गया, और ये हो गया यूरेशियन हो गया। ठीक है, ये जब टकराएगी तब तो फॉर्मेशन होगा किसका? महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय का। इसके सामने का जो हिस्सा है जो समुद्र के भीतर है वो जब टकरा गया तब फिर निर्माण किसका हो गया?
काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, यानी कि ट्रांस हिमालय का निर्माण हो गया। ठीक है, सिंधु नदी की बात करें तो कैलाश रेंज से निकल रही है, यानी कि ट्रांस हिमालय वाली नदी है प्रमुख तौर पर। अब इसका जब ओरिजिन हो चुका था, अब क्योंकि एक ऐसी नदियां हैं ये ग्लेशियर्स पर बेस्ड हैं, हिमनद पर इनका जो मुख्य स्रोत है जल का हिमनद है ना। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होगा, स्नोफॉल होगा तो ग्लेशियर्स बनेंगे, तो फिर टेम्परेचर के कारण से पिघलेंगी, फिर नदियों का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो इस प्रकार से जैसे सिंधु नदी प्रवाहित हो रही थी, तो पहले तो महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय नहीं बने थे। यहाँ पे बीच में एक सागर था जिसको क्या बोलते थे, टेथिस सी बोलते थे। तो पहले के टाइम पर जैसे सिंधु नदी है जो ट्रांस हिमालयन नदी है, ये अपना जल कहाँ पे गिराती थी, टेथिस सागर में गिराती थी, है ना। इसी प्रकार से सतलज नदी के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, जो कि मानसरोवर झील के पास एक झील है राकस ताल, वहां से उद्गम होता है। ये भी जो अपना जल है, ये तो खैर वैसे हम देख रहे हैं कि सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है, बट कैसी नदी है, एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी मतलब हिमालय के निर्माण से पूर्व जिसका उद्गम है। ठीक है, आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी है। तो पहली बात पूर्ववर्ती क्या है, यही समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा। तो पूर्ववर्ती नदी मतलब जिसका उद्गम हिमालय के निर्माण से पूर्व हो चुका है। तो सिंधु नदी हो गई, सतलज नदी हो गई, इसी प्रकार से हो गई ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो ये पहले टेथिस सागर में अपना जल गिराती थी। इसके जो अवसाद है वो टेथिस सागर में हमको देखने को मिलते हैं, है ना। फिर जब ये टकराएगा फिर महान हिमालय का, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय बनेगा। अब जब इनका जब निर्माण होगा तो हिमालय नया है, नदी पुरानी है, तो नदी अपना प्रवाह जो क्षेत्र है, मार्ग है, उसको वो नहीं करेगी। जब हिमालय ऊपर की ओर आ रहा है तो नदी लगातार उसको काटते जाएगी। ठीक है, तो लगातार काटते जा रही है। इसी कारण से हम लोग देख रहे हैं कि गहरे गहरे जो गॉर्ज हैं उनका हमको निर्माण देखने को मिलता है। इसी में है क्या, ठीक है। तो वी आकार की घाटी की बात करें, यू आकार की घाटी की बात करें, है ना, और ये गॉर्ज जैसी संरचना की बात करें, ये सब इसी कारण से हमको देखने को मिलता है हिमालयी नदियों में, खास तौर पे पूर्ववर्ती नदी में, क्योंकि इसका जो उद्गम है पहले से, काफ़ी पहले से प्रवाहित हो रही है, हिमालय का निर्माण बाद में हुआ है, इसी कारण ये लगातार काट रही है। ठीक है, तो इस टाइप की, इस प्रकार की जो संरचना हम लोग देखेंगे ना, इसको बोलते हैं गॉर्ज। इधर से नदी का पानी प्रवाहित हो रहा है पूरा। ठीक, तो ये समझ आया। तो बुंजी गॉर्ज का निर्माण करती है कौन सी नदी, सिंधु नदी। और एक और प्रमुख गॉर्ज हम लोग देखेंगे आगे, ब्रह्मपुत्र के बारे में जब डिस्कस करेंगे, उसका नाम है कोबरा गॉर्ज। ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, ये मिलेगा लद्दाख में। ठीक है, समझ आया ये। तो हम लोग कहाँ तक डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे ये ध्यान में रखना, आपको जो फैक्ट पूछा जाएगा तो सिंधु नदी कौन सी श्रेणियों के मध्य प्रवाहित हो रही है, तो एक ही आपको नाम याद रखना है लद्दाख, और दूसरा नाम याद रखना है जास्कर। ठीक है, थोड़ा सा अगर स्टेटमेंट वाला प्रश्न दिया जाए, जो सीजीपीएससी व्यापम से उम्मीद नहीं है मुझे, यूपीएससी दे सकता है, कि सिंधु नदी जब भारत में प्रवेश करती है तब वह काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है, एक स्टेटमेंट, तो ये सही रहेगा। बट आपको पीएससी और व्यापम में नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन, है ना। आपको पीएससी और व्यापम में जो मिलेगा ये मिल सकता है कि सिंधु नदी कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है, तो उसका राइट आंसर होगा लद्दाख और जास्कर, है ना। क्योंकि ये तो इंटर किया, फिर डुंगती में काटा, डुंगती के बारे में भी शायद पूछे, इसकी संभावना कम है, बट जो चिल्लास है जहाँ से इंटर कर रही है पाकिस्तान में, और जो बुंजी गॉर्ज है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब इस सिंधु की सहायक नदियों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लंबाई हम लोग देख लिए, 2880 टोटल है, 1114 इंडिया में है, कुछ बुक में आपको 710 भी मिल जाएगा, मान लेते हैं 1114 ऑप्शन में नहीं मिला, 710 किलोमीटर भारत में लेंथ है ऐसा बोला गया है, तो फिर करेक्ट है। ठीक है, पूर्ववर्ती नदी है, इतना याद रखना, इंग्लिश में कहते हैं एंटीसीडेंट, पूर्ववर्ती को कहा जाता है एंटीसीडेंट। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। और अनुवर्ती नदियों के बारे में भी बताऊंगा मैं आगे। अनुवर्ती नदियां मतलब जिनका उद्गम हिमालय के निर्माण के बाद हुआ है, उनको कहता है अनुवर्ती नदी। पूर्ववर्ती हिमालय के निर्माण के पहले, अनुवर्ती हिमालय के निर्माण के बाद। ठीक है, अब इसकी सहायक नदियों की हम बात करेंगे। तो जब भी हम लोग रिवर के बारे में पढ़ते हैं तो सहायक नदी देखेंगे, तो सहायक नदी लेफ्ट की ओर से भी आ सकती है, राइट की ओर से भी आ सकती है। ठीक है, जैसे कि इस नदी की बात करेंगे तो इसका लेफ्ट यानी कि लेफ्ट मतलब बायां हो गया। ठीक है, तो इधर की ओर से जो सहायक नदी उसके बारे में बात करेंगे। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे तो जो दाईं ओर से मिल रही है,
ठीक है, ये तो दायां और बायां वाला एक कंसेप्ट हुआ। दूसरा कंसेप्ट कई बार पूछा जाता है उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियां, दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियां। तो इस नदी केस में उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियां मतलब दाई नदियों की बात कर रहे हैं, दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियां मतलब बाई नदी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के कंसेप्ट जो आपको ध्यान में रखना जब रिवर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं दाईं ओर से कौन कौन सी नदी मिल रही है, या बोल सकते हैं उत्तर की ओर से कौन कौन सी नदी आ रही है सिंधु में। ठीक है, सबसे पहले जो एक मेजर रिवर है उसका नाम है श्योक, दाईं ओर से अगर बात कर रहे हैं तो। ठीक है, ये पूरा इधर काराकोरम रेंज है, और काराकोरम रेंज में कई सारे ग्लेशियर्स के बारे में मैंने पढ़ाया, याद आ रहा है, सियाचिन है, नुब्रा, सासायनी, हिस्पार भी आपको, बाल्टोरा बातुरा है ना, रीमो पुनमा, सब यहाँ हम लोग पढ़े ना। तो एक प्रमुख ग्लेशियर है काराकोरम रेंज के अंतर्गत, इसका जो नाम है वो है रीमो। ठीक है, रीमो एक ग्लेशियर है प्रमुख। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग देखेंगे सियाचिन, एक हम देखेंगे सिगार, देखेंगे यहाँ पे, फिर गिलगिट आ जाएगा। देखो तो यहाँ पे रीमो ग्लेशियर है, यहाँ से उद्गम हो रहा है एक नदी का जिसका नाम है श्योक नदी। तो सबसे पहले तो जो आपको ध्यान में रखना है, ये जो रिवर है इसका नाम क्या है, श्योक। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है श्योक नदी, श्योक घाटी से होकर के प्रवाहित हो रही है, और उद्गम इसका कहाँ से हो रहा है, रीमो, रीमो ग्लेशियर बोलो या रीमो हिमनद बोलो। ठीक है, यहाँ से उद्गम हो रहा है। ये जो ग्लेशियर है वो कौन से पर्वत श्रेणी में मिलता है, काराकोरम में मिलता है। ठीक है, तो श्योक नदी का उद्गम हो रहा है, लगभग 550 किलोमीटर लंबाई है इस नदी की, बट वो लेंथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। श्योक नदी किसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है। एग्जामिनर अगर पूछे कि श्योक सिंधु में दाईं ओर से मिलती है, बाईं ओर से मिलती है, तो किधर से मिलती है, दाईं ओर से मिलती है। ठीक है, तो दाईं ओर की प्रमुख सहायक नदी है। अब श्योक नदी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसकी दो और अन्य सहायक नदियाँ हैं, हम लोग पहले भी डिस्कस किए होंगे, याद होगा आपको। एक जो ये जो नदी आपको देखने को मिल रही है इसे कहते हैं गलवान, जो गलवान घाटी वाला संघर्ष हुआ था इंडिया चाइना। ठीक है, तो गलवान नदी के बारे में ध्यान में रखना है। ठीक है, अक्साई चीन वाले रीजन में प्रवाहित होती है, श्योक नदी पर आकर के मिल जाएगी। ठीक, तो एक तो गलवान के बारे में ध्यान में रखना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, गलवान से जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसका नाम है नुब्रा नदी। ठीक है, नुब्रा का जो उद्गम है वो कहाँ से हो रहा है, सियाचिन ग्लेशियर से हो रहा है। ठीक है, तो नुब्रा जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है, श्योक की सहायक नदी है। और श्योक किसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, तो एक नदी अभी तक देखिए सिंधु की सहायक नदी कौन सी, श्योक नदी। दो अन्य जो नदियां हैं वो श्योक की सहायक है। ठीक, एग्जाम में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी है, श्योक, नुब्रा, गलवान, है ना, और एक आध दे देंगे गंगा, तो गंगा को तो ऐसे ही हटा दोगे। ठीक है, फिर श्योक, नुब्रा, गलवान, तो नुब्रा और गलवान तो श्योक की सहायक नदी है, सिंधु की सहायक केवल है श्योक। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। अब इसके बाद श्योक नदी के बाद जो इसमें प्रमुख नदी आकर मिल रही है दाईं ओर से, उस नदी का नाम है सिगार नदी। ठीक है, तो सिगार नदी के बारे में याद रखना है। एक हम लोग ग्लेशियर पढ़े थे हिस्पार, याद है, हिस्पार जो हिमनद है वहां से उद्गम होता है सिगार नदी का। एग्जाम में डिटेल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब आप नोट्स बनाओगे तो वहां पे लिख ले रहना। ठीक है, याद रहेगा आपको, मेंस वगैरह में अगर लिखने के काम आएगा। जब हम लोग मेंस एग्जाम दिलाते हैं तो क्या लिखे क्या नहीं लिखे, अगर मान लो स्पेस ज़्यादा है, ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आ गया CGPSC मेंस में, है ना, तो स्पेस ज़्यादा है, अब हमारे पास फैक्ट ही नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सिंधु नदी अपवाहन के बारे में लिख रहे हैं तो उसकी जो सहायक नदी के बारे में बता सकते हैं, 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, है ना, तो लिखने के लिए कंटेंट मिल जाएगा। प्रीलिम्स में पूछा जाए कि सिगार नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, आएगा तो UPSC में आएगा, यहाँ पे तो नहीं आएगा। 10 साल तो छोड़ो, 5 साल तक तो नहीं जाएगा, है ना, उसके बाद आना चालू हो जाए भले। यहाँ पे एग्जामिनर उतना डेप्थ हम नहीं जाते, है ना, और जितना डिटेल में आपको बता रहा हूँ ये जो सारा चीज़ है आपको बुक में नहीं मिलेगा, मतलब जनरली 90% बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है,
तो हमको जो ध्यान में रखना है वो क्या रखना है, ये सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। और जो एक्स्ट्रा जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से उद्गम हो रहा है, यहाँ से उद्गम हो रहा है, बस को नोट्स में लिख लेना, ठीक है। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेस इंपॉर्टेंट है ना। तो हिस्पार ग्लेशियर, क्योंकि हम लोग ग्लेशियर ऑलरेडी पढ़े हुए हैं ना, रीमो, हिस्पार, सियाचिन। तो सियाचिन से उद्गम हुआ नुब्रा का, ठीक है। रीमो से उद्गम हुआ श्योक का, हिस्पार से उद्गम हुआ सिगार का, ठीक है। तो अभी तक हम लोग दो नदी देखे ना, एक देखे श्योक नदी, दूसरा कौन सा देखे? सिगार नदी। अब इसके बाद गिलगिट बाल्टिस्तान वाला पूरा रीजन है जो पाकिस्तान का जिस पर कब्जा है। तो यहां से जो नदी आ रही है उसका नाम ही है गिलगिट नदी, ठीक। ये जो रिवर है इसका नाम है गिलगिट नदी। तो तीन प्रमुख नदियां अभी तक हम लोग देखे हैं इंडिया में, दाईं ओर से मिलने वाली सिंधु की। एक हो गई श्योक, फिर है सिगार, फिर है गिलगिट, ठीक है। श्योक, सिगार, गिलगिट, ये इंडिया में देख रहे हैं। अभी पाकिस्तान में बताऊंगा मैं कुछ नदियों के बारे में। और गिलगिट की कुछ सहायक नदियां हैं, जिसमें से एक का नाम है हुंजा नदी। हुंजा घाटी भी है, काफी फेमस है ना, हुंजा। और एक नदी इसके जो दाईं ओर से आकर के मिलती है गिलगिट में, उसका नाम है गीजर नदी। गीजर पानी गर्म करने के लिए हम यूज करते हैं, गीजर नदी का नाम है यहाँ पे, ठीक है। गीजर और हुंजा ये गिलगिट की सहायक नदियां हैं। ये हुंजा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है सिंधु की सहायक नदी कौन सी है और हुंजा का नाम दे दिया जाए। हुंजा सिंधु में नहीं आके मिल रही डायरेक्ट, वो गिलगिट में आकर मिलती है और गिलगिट है जो उसकी सहायक है, ठीक है। तो हुंजा और गीजर किसकी सहायक नदियां हैं? गिलगिट की। गिलगिट सहायक नदी किसकी है? सिंधु की। तो कितना देखे? श्योक देखे, फिर सिगार और गिलगिट, ये तीन इंडिया में देख रहे हैं। काराकोरम रेंज से उद्गम हो रहा है सभी का, ठीक है। काराकोरम रेंज के अंतर्गत जो अलग अलग ग्लेशियर है, पूरा रेंज हिमनद से ढका हुआ है। तो हिमनद पिघलेंगे तो फिर नदी का फॉर्म में वो बहेंगे ही, ठीक है। तो सिंधु में आकर के मिल रहे हैं। अब इसके बाद पाकिस्तान में अगर बात करेंगे तो काबुल के बारे में पता है, अफगानिस्तान की कैपिटल, उसका नाम काबुल इसलिए पड़ा क्योंकि काबुल नदी वहां से प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो काबुल नदी हो गया एक। काबुल नदी के बारे में देखेंगे। इसके बाद एक नदी देखेंगे कुर्रम और एक देखेंगे गोमल, जो प्रमुख नदियां हैं जो पाकिस्तान में सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है। काबुल हो गया, फिर है कुर्रम और एक है गोमल, ठीक है। ये तीन के नाम याद रखना, काबुल, कुर्रम, गोमल, सिंधु की सहायक नदियां हैं, दाईं ओर से आकर के मिल रही है। अब ये उत्तर की ओर से नहीं मिल रही है, ये तो उत्तर पश्चिम या बोल सकते हैं ये तो पश्चिम की ओर से आकर के मिल रही है। अब डायरेक्शन चेंज हो गया ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये जो नदी है तो नॉर्थ से आकर के मिल रही है, बट अब इसका डायरेक्शन हो गया पश्चिम की ओर से आकर के मिल रही है। बट जो एक चीज जो सेम रहेगा वो क्या है? दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं, दाईं ओर से मिल रही है सब, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तीन नदी देखे भारत में, तीन नदी पाकिस्तान में, काबुल, कुर्रम, गोमल, ठीक है। याद रहेगा, ये पाकिस्तान में मिल रही है, सिंधु की सहायक नदियां हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो बाईं ओर से सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो पहले छोटी नदी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, झेलम, चिनाब जो बड़ी नदियां उसके बारे में बाद में आएंगे, है ना। तो जब सिंधु नदी जो है इंटर कर रही है लद्दाख रीजन में, अब लद्दाख और जास्कर के मध्य फिर प्रवाहित हो रही है। पहले तो काराकोरम लद्दाख के बच, फिर डुंगती में लद्दाख को काटी, अब लद्दाख और जास्कर के मध्य प्रवाहित होगी। तो जास्कर श्रेणी से एक नदी निकलेगी, उस नदी का नाम भी है जास्कर नदी, ठीक है। तो जास्कर नदी इसमें आकर के मिलेगी पहले सिंधु में। तो बाईं ओर से मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी कौन सी हो गई? जास्कर नदी हो गई, याद रखना इसके बारे में। जास्कर नदी के बाद एक नदी इसमें आकर के मिलेगी, इसे कहा जाता है सुरु नदी। सुरु घाटी के बारे में मैंने आपको बताया था, पेंसिला दर्रे से होकर के जाएंगे लद्दाख से अगर जाना है सुरु वैली तो, ठीक है, जब हम पर्वतीय दर्रे पढ़ रहे थे तब। तो सुरु नदी के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब सुरु नदी भी याद रखना किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। और एक नदी हम लोग देखेंगे द्रास।
द्रास का नाम सुने हो? भारत का सबसे ठंडा स्थल है, लगभग -50 डिग्री सेल्सियस, उससे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, ठीक है, -50। तो आपको नदियों के नाम याद रखने हैं। जास्कर हो गया, फिर नाम याद रखना है सुरु, और फिर नाम याद रखना है द्रास, ठीक है। 3 नदियों के नाम याद रखने इंडिया में। फिर अब जितना ना बोल सकते हैं बाईं ओर से मिलने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे ना, वो सब मेजर रिवर्स है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये छोटे रिवर्स है, और छोटे रिवर्स है लेकिन एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बड़े रिवर्स के बारे में तो बार बार पूछा जाता है, छोटे रिवर्स के बारे में याद रखना है। अगर पूछा जाए द्रास, जास्कर, झेलम की सहायक नदी है तो गलत हो जाएगा, सिंधु की सहायक नदी है। बोल देंगे द्रास, जास्कर, सिंधु में दाईं ओर से मिलती है तो भी गलत, बाईं ओर से मिलती है। बुक वगैरह में देखोगे तो मैप के माध्यम से जनरली बुक में उतना डिटेल से नहीं बताया जाता, और टेबल फॉर्म में दे दिया जाता है। आप लोग पढ़े होगे तो टेबल दिया रहेगा, सिंधु नदी, उसके लंबाई दे दिया रहेगा, सहायक नदी कौन कौन सी, अब पता ही नहीं है किधर से मिल रही है क्या है। हाँ, लिख दिया रहेगा बाईं ओर से मिलने वाली, दाईं ओर से मिलने वाली, बट उसमें क्लियर नहीं हो पाता ना। जब मैप बनाओगे या नोट्स बनाओगे तो मैप बना के करना इस प्रकार से, ठीक है। तो 3 नदी के बारे में याद रखना, जास्कर, सुरु, द्रास। सिंधु जब इंटर करती है भारत में तो सबसे पहले जो नदी आकर के मिलती है वो जास्कर ही मिलती है, ठीक है, इंडिया में। और सिंधु नदी को हम लोग इंडस रिवर के नाम से भी जानते हैं। बट एक जो आपको याद रखना है, जैसे कि इस ब्रह्मपुत्र के बारे में हम लोग देखिए कि उसको चाइना में वो क्या बोलते हैं, सांगपो बोलते हैं, है ना। सिंधु नदी को चीन में कहा जाता है, कहां पर लिखूं मैं, इधर लिखता हूं, सिंघी खंबान, ठीक है, सिंघी खंबान कहा जाता है इसको चीन में या तिब्बत में। इसका मतलब होता है माउथ ऑफ लायन, शेर का मुख, इस शब्द का मतलब होता है सिंघी खंबान, तो शेर का मुख, ये कहा जाता है किसको, सिंधु नदी को चीन में, ठीक है। फिर सिंधु नदी या इंग्लिश में उसको बोलते हैं इंडस रिवर, ये तो हम लोग बोल ही रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, ये सारा जगह, ठीक। तो इसके बारे में भी ध्यान में, ये शायद आपको नहीं पता रहा होगा। चाहे ब्रह्मपुत्र के बारे में सांगपो वाला या यरलुंग जांगबो भी बोलते हैं सांगपो को, है ना। सांगपो थोड़ा ज़्यादा फेमस है, सिंघी खंबान ये कम है, ज़्यादा लोग नहीं जानते, इसलिए ध्यान में रखना, पूछा अगर जाएगा तो। सिंघी खंबान किसको बोलते हैं, सिंधु को बोलते हैं। तो ये हो गई दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ। टोटल कितना देखे, 6, 3 इंडिया में, 3 पाकिस्तान में, श्योक, सिगार, गिलगिट, ठीक है। श्योक की 2 सहायक देखे, गलवान और नुब्रा। सिगार का कोई सहायक नहीं देख रहा है, ऐसा नहीं है नहीं है, हमारे पास डेटा नहीं है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी नहीं है। और दूसरी बात, गिलगिट की सहायक नदी कितना, 2, गीजर और हुंजा, ठीक है। फिर पाकिस्तान में आ जाएंगे तो काबुल है, कुर्रम है, गोमल है। गोमल की भी सहायक नदी इसको तोची बोलते हैं। बहुत सारी नदियां हैं, उतना काम का है नहीं तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा वो सारा चीज़, है ना। इतना ही वो नहीं पूछेगा शायद पाकिस्तान वाला, पाकिस्तान से क्या करना करके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जास्कर, सुरु और द्रास, ये तीनों नदियां सिंधु की सहायक है, बट वो लेफ्ट बैंक, बाईं ओर से मिलने वाली है ना। एक सोहन घाटी सभ्यता, आप लोग शायद हिस्ट्री में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो नहीं पता, पढ़े हो क्या, सोहन घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना। घाटी सभ्यता मतलब वो नदी घाटी के पास में जो मानव बस्तियां विकसित हुई है उसको घाटी सभ्यता, सिविलाइजेशन बोलते हैं, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पास जो सभ्यता विकसित हुई। इसी प्रकार से एक सोहन वैली है, ठीक है, सोहन घाटी। तो सोहन भी ना एक्चुअल में सिंधु की सहायक नदी है, वो आपको पाकिस्तान में मिलेगी इस प्रकार से। और ये किस प्रकार, किधर से मिल रही, बाईं ओर से। तो 3 नदी यहाँ पे इंडिया में याद रखना, जास्कर, सुरुद्रास जो बाईं ओर से मिल रही छोटी नदी है, और एक नदी अगर पता चला एग्जाम पूछ ले तो याद रखना, सोहन नदी, ये भी बाईं ओर से मिल रही है, बट ये पाकिस्तान में प्रवाहित हो रही, इंडिया में नहीं हो रही ना ये। अब उसके बाद जो मैं बताऊंगा, झेलम, चिनाब, ये सब बड़ी नदियां हैं अब, ठीक। तो यहां तक क्लियर हुआ। अब सिंधु की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, ये तो छोटी सहायक नदियां, प्रमुख सहायक नदियों में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे झेलम नदी के बारे में। तो झेलम नदी, अब नदी के बारे में, अब फिर से मेजर रिवर आ गया, तो पहले क्या देखेंगे, ओरिजिन कहां से हो रहा है, ठीक है। बड़ी नदियों के बारे में हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, ओरिजिन, रिवर का माउथ और उसकी सहायक नदियां, ठीक है।
इसके बारे में जैसे देखें, अब झेलम नदी फिर से एक बड़ी नदी है तो उसके बारे में देखेंगे। जम्मू कश्मीर ये वाला हो गया अपना। जम्मू कश्मीर में एक जिला है जिसको कहते हैं अनंतनाग। अनंतनाग जिले के अंतर्गत एक प्रमुख झील है, उसको कहते हैं वेरीनाग, है ना। वेरीनाग से उद्गम होता है झेलम नदी का। तो वेरीनाग इस स्थान का नाम है, यहां से उद्गम होता है झेलम नदी का और श्रीनगर से होकर ये प्रवाहित होती है और झेलम फिर जाकर के मिलेगी, किसे मिलेगी, झेलम के नीचे जो नदी प्रवाहित होगी बड़ी वाली चिनाब, झेलम मिल जाएगी चिनाब में, ठीक है। फिर चिनाब के नीचे एक देखेंगे नदी रावी, रावी मिलेगी चिनाब में। फिर एक नदी देखेंगे व्यास, व्यास मिल जाएगी सतलज में, और सतलज और चिनाब आपस में आकर के मिल जाएंगे। उस जब मिलन स्थल होता है सतलज और चिनाब का तो उसे कहते हैं पंचनद। तो पंचनद नाम से वो आगे बढ़ेगी और फिर सिंधु में आकर के मिलेगी, ठीक है। वो मैप में हम लोग समझेंगे एक एक करके। तो पहले देख रहे हैं झेलम नदी के बारे में। तो झेलम नदी के बारे में देख रहे हैं तो सबसे पहले क्या हमको याद रखना है, इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, तो वेरीनाग, ठीक है। वेरीनाग झील से उद्गम हो रहा है। वेरीनाग जो झील है वो अनंतनाग जिले के अंतर्गत आता है जम्मू कश्मीर में। इंडिया में अगर देखेंगे झेलम नदी तो सिर्फ जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से होकर के प्रवाहित हो रही है, ठीक। वेरीनाग झील से इसका प्रवाह क्षेत्र हम देख रहे हैं, उद्गम हुआ। और ये जो मिल जाएगी, मिलेगी किसमें, इसका माउथ हम कहाँ पे देखेंगे, ओशन में नहीं है, महासागर में नहीं है, ये सहायक नदी है। किस में आकर के मिल जाएगी, नहीं सिंधु में नहीं, सिंधु की सहायक नदी हम लोग जरूर बोलते हैं, बट झेलम पहले आकर के मिलेगी किसमें, चिनाब में, है ना। तो ये ध्यान में रखना। चिनाब के बारे में बता दूं कि चंद्रा हो गई और भागा हो गई, दो प्रमुख नदियां हैं। ध्यान में रखना, झेलम आकर के किसे मिलेगी, चिनाब में आकर के मिलेगी, ठीक है। तो झेलम को उद्गम हो रहा है वेरीनाग झील से। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि चिल्लास वो प्रमुख स्थान है जहां पर सिंधु नदी इंटर करती है पाकिस्तान में, है ना। इसी प्रकार से डेमचौक में हमने देखा था सिंधु नदी इंटर करती इंडिया में। तो झेलम जो है पाकिस्तान में जिस स्थान पर इंटर करेगी उस स्थान को कहा जाता है त्रिमू। लिखूं कहाँ पे इसको, त्रिमू। त्रिमू वो स्थान का नाम है, एक गांव है जहां पर झेलम नदी इंटर कर रही है पाकिस्तान में। और ये झांग एक जिला है पाकिस्तान का, उसके अंतर्गत आता है। तो झांग नाम ज़्यादा फेमस है इसलिए झांग और त्रिमू दोनों बता रहा हूँ मैं। झांग के निकट या पाकिस्तान में प्रवेश करती है, ये भी बोला जाए सही है। झांग जिले के अंतर्गत ही त्रिमू एक गाँव है, वहाँ पर इंटर कर रही है, ठीक है। झेलम कहाँ पर, पाकिस्तान में, ठीक है। तो झेलम नदी के बारे में ध्यान में रखना है। सिंधु की सहायक नदी है बट पहले किससे मिलेगी, ये चिनाब में मिलेगी, ठीक है। वेरीनाग झील से इसका उद्गम हो रहा है। इसकी जो लेंथ है उसकी अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो है 725 किलोमीटर। यहीं पर लिखता हूं मैं 725 किलोमीटर, ठीक है। 725 किलोमीटर लेंथ है किसकी, झेलम नदी की। वेरीनाग से उद्गम हो रहा है, झांग या त्रिमू के निकट या पाकिस्तान में प्रवेश कर रही है और पाकिस्तान में जाकर के ये मिल जाएगी किसमें, चिनाब में। तो ये पाकिस्तान में मिलेगी चिनाब में। लंबाई कितनी है, 725 किलोमीटर। अब इसके बारे में जो आपको ध्यान में रखना है, एक प्रमुख हम लोग झील पढ़ते हैं ना, वुलर झील, फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट इंडिया का। तो वुलर झील को जो पानी मिलता है वो झेलम नदी से ही मिलता है, ठीक। तो इसी के पास एक जो झील है जहाँ से होकर के ये प्रवाहित हो रही है, इसका नाम है वुलर झील, ठीक है। पास में डल झील भी हमको देखने को मिलता है श्रीनगर में, बट डल झील को झेलम नदी पानी प्रदान नहीं कर रही है। झेलम नदी का पानी जिस झील से होकर प्रवाहित होता है वो है वुलर झील, ठीक। तो ये याद रखना है, समझ आ रहा है इतना। तो वुलर झील को पानी प्रदान किया इसने। अब इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है, वैसे तो 3-4 है लेकिन जो एक ही है जो हमको याद रखना है, जैसे कि किशन गंगा है, दूध गंगा है, बहुत सारी नदी है इसकी जो सहायक नदी है, पोखरू है। बट जो एक नदी के बारे में आपको याद रखना है वो है किशन गंगा। किशन गंगा के बारे में
आपको ध्यान में रखना है, ये सहायक नदी किसकी है? झेलम की सहायक नदी है। और किशन गंगा को पाकिस्तान में जिस नाम से जाना जाता है वो है नीलम। ठीक है, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? हाँ, झेलम की सहायक नदी है। ठीक है, किशन गंगा नदी पर ही एक प्रोजेक्ट है, बांध है। मैं बांध को अलग से बताऊंगा, ये जो हमारा नदी वाला हो जाएगा उसके बाद बांध को भी हम डिस्कस करते चलेंगे। तो इस पे जो प्रमुख बांध है ना, उसको कहा जाता है किशन गंगा बांध या किशन गंगा परियोजना। तो जब एग्जामिनर आपको पूछे किशन गंगा परियोजना किस नदी पर है, तो किशन गंगा नाम शायद वो न दे, वो नाम देगा झेलम। तो झेलम इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि झेलम की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इस कारण से। इसके अलावा इसमें और भी महत्वपूर्ण परियोजना है झेलम नदी पर। एक है तुलबुल और एक है उरी। जब हम बांध पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा मैं, है ना। उरी के बारे में आप लोग सुने होंगे, सर्जिकल स्ट्राइक। तो उरी वो प्रमुख स्थान है जहाँ पर बांध भी है। ठीक है, इसके अलावा एक है तुलबुल। तुलबुल भी है झेलम नदी पर जो बनाया गया। तुलबुल जो बेसिकली जो प्रोजेक्ट है ना, वो जो वुलर लेक है वहीं बनाया गया है। ठीक है, तुलबुल की बात करें तो बांध वाले में पढ़ेंगे, अभी बताऊंगा तो लिखने का जगह ही नहीं बचेगा इसमें, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो झेलम नदी के बारे में याद रखना है, इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? वेरीनाग झील से हो रहा है। माउथ इसका हम लोग देख रहे हैं चिनाब नदी पे है, क्योंकि चिनाब की सहायक नदी है। टोटल लेंथ हमने देखा 725 किलोमीटर है। एक सहायक नदी देखिए इसके बारे में, नाम क्या है? किशन गंगा। किशन गंगा नदी को नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है, बट नीलम नदी कहाँ पर बोलते हैं? पाकिस्तान में बोलते हैं। नीलम नाम इसको दिया गया है पाकिस्तान में, क्योंकि ये पीओके से भी प्रभावित हो रही है ना, इस कारण से। ठीक है, और नीलम बेसिकली एक पत्थर होता है ना, काफ़ी, जो रूबी भी जिसको बोलते हैं, काफ़ी कीमती जो होता है ना, तो वो यहाँ पर पाए जाते हैं। इस कारण से इस नदी को नीलम नदी कहा जाता है। तो इतने बात ध्यान में रखना। इसके अलावा झेलम नदी जिस झील को पानी प्रदान करती है वो है वुलर झील, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक, तो ये तो बात होगी झेलम की। अब झेलम के नीचे चिनाब नदी। चिनाब नदी के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले इसके अगर ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन जिस राज्य से हो रहा है वो हिमाचल प्रदेश से हो रहा है। अभी तक दो नदी देखे मेजर में, सिंधु नदी भारत से बाहर, झेलम नदी इंडिया में। इंडिया में भी कहाँ? जम्मू कश्मीर में। सिंधु नदी केवल लद्दाख से प्रवाहित हुई, झेलम नदी केवल जम्मू कश्मीर से। अब जो नदी देख रहे हैं चंद्रभागा या चिनाब नदी, ये दो राज्यों से होकर के प्रवाहित होगी। पहली बात, एक है हिमाचल प्रदेश जहाँ इसका उद्गम हो रहा है, फिर ज़्यादा जो लंबा सफ़र तय करेगी वो करेगी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में इसका उद्गम हो रहा है। उद्गम हो रहा है एक पर्वतीय दर्रा जो मैंने बताया था आपको, बड़ा लाचा ला, याद आ रहा होगा, है ना। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा देखिए? बड़ा लाचा, शिव किला, देपसा, रोहतांग, ये सब पढ़े ना। तो बड़ा लाचा ला जो दर्रा है यहां से उद्गम हो रहा है चिनाब का। बड़ा लाचा, ला का मतलब हो गया दर्रा। ठीक है, तो एक जो आपको सोर्स बुक वगैरह में मिलेगा, बड़ा लाचा दर्रे के निकट होता है। बट हम लोग ग्लेशियर जब पढ़े थे तो मैंने बताया था कि ग्लेशियर के हिसाब से कहाँ कहाँ पे उद्गम हो रहा है। एक जो ब्रांच है वो है चंद्रा, दूसरा हम लोग देख रहे हैं भागा। तो यहाँ पे हम लोग ग्लेशियर भी पढ़े थे ना, बड़ा सिगरी ग्लेशियर आपको याद आ रहा होगा। बड़ा सिगरी जिसे 12 सिगरी भी बोलते हैं। तो बड़ा सिगरी ग्लेशियर से उद्गम हो रहा है चंद्रा नदी का। ठीक है, फिर उसके बाद बड़ा सिगरी है तो छोटा सिगरी भी था, बट छोटा सिगरी से उद्गम नहीं देखिए। उसके बाद एक ग्लेशियर बताया था मुल्किया। मुल्किया ग्लेशियर से उद्गम हो रहा है किसका? भागा नदी का। ठीक है, तो बड़ा लाचाला दर्रे के पास ही ये ग्लेशियर हमको देखने को मिलते हैं। तो एक तो हो गया बड़ा सिगरी, या जिसको 12 सिगरी भी बोलते हैं, और एक हो गया मुल्किया। ये दो प्रमुख ग्लेशियर है। दोनों ग्लेशियर बड़ा लाचाला दर्रे के पास हमको देखने को मिलते हैं, है ना। अब ये दोनों नदी जो है आपस में एक स्थान पर मिल जाएगी, हिमाचल प्रदेश में ही। इस स्थान को कहा जाता है तंडी। तो तंडी के निकट ये दोनों नदियां मिल जाती है। उसके बाद जो आगे जो ब्रांच है इसको हम लोग बोलते हैं चिनाब नदी। ठीक है, चंद्रा और भागा, तो चंद्रा भागा नदी भी कहा जाता है, बट जो ज़्यादा चर्चित नाम है वो है चिनाब नदी। ठीक है, जो आगे की ब्रांच हमको देखने को मिल रही है।
तो ये तो हम लोग देख रहे हैं कि रिवर का ओरिजिन कहाँ से हुआ। फिर रिवर जो है इसमें एक ट्रिब्यूटरी झेलम नदी आकर के मिलेगी जो प्रमुख है। फिर ये जो है चिनाब नदी, इसका अगर माउथ की बात करें तो चिनाब और सतलज आपस में मिल जाएंगे, जिस स्थान पर मिलेंगे उस स्थान को कहा जाता है पंचनद। पंचनद इसलिए क्योंकि 5 प्रमुख नदियां आपस में आकर के मिल रही है। कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी मिलेगी, व्यास पहले सतलज मिल जाएगी और सतलज, तो 5 नदी मिल जाएंगे तो पंचनद बोलते हैं। और पंचनद नाम से ही आगे प्रवाहित होकर के सिंधु में मिलेगी। ठीक है, तो जो नदी यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे एक नदी आकर के मिल जाएगी, वो हो जाएगी सतलज। ठीक है, और ये जो स्थान रहेगा उस स्थान का नाम भी पंचनद है। ठीक है, 5 नदियाँ आकर के मिल रही है। तो इसका माउथ हम लोग देख रहे हैं कहाँ पर है? सतलज में। चिनाब और सतलज आकर के मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके लेंथ की बात करें, ओरिजिन देख लिए, इसका माउथ हम देख रहे हैं, सतलज से मिल रही है ये। इसके लेंथ की बात करेंगे तो इसका लेंथ का जो डेटा हमको मिलता है सोर्सेस में, वो मिलता है 960 किलोमीटर। ठीक है, 960 किलोमीटर है इसकी लंबाई। किसकी लंबाई? चिनाब की, 960 किलोमीटर। ज़्यादा जो लंबा सफ़र तय कर रही है वो कर रही है जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में कई सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग देखेंगे, बांध परियोजनाएं, बगलीहार, सलाल, दुलहस्ती, रातले, सब बताऊंगा आगे मैं। ठीक है, तो ये सब जम्मू कश्मीर में देखते हैं हम लोग, जो चिनाब नदी पर है। इतना क्लियर हुआ? तो सिंधु देख लिए, झेलम देख लिए, चिनाब देख लिए, 3 नदियां और बची है, रावी, व्यास, सतलज। इसके बाद हम लोग देखेंगे रावी नदी के बारे में। तो रावी नदी का उद्गम भी कहाँ से होगा? हिमाचल प्रदेश। सब जितना देखेंगे रावी, व्यास, ये सब हिमाचल प्रदेश वाली है। चिनाब हो गया, रावी, व्यास, ये तीनों का उद्गम हिमाचल प्रदेश से होगा। सतलज और सिंधु, ये 2 ही ऐसी नदियां हैं सिंधु नदी अपवाह तंत्र में, मेजर रिवर, जिनका उद्गम इंडिया से बाहर हो रहा है। मेजर रिवर की बात कर रहे हैं, माइनर में तो ये सारे काबुल, कुर्रम, गोमल भी आ रहे हैं। प्रमुख नदी में बात करें तो सिंधु नदी और सतलज नदी, ये 2 का उद्गम होगा चाइना में, फिर इंडिया में इंटर करेगी। बाकी की जो रिवर है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, ये सबका उद्गम इंडिया में ही है। ठीक है, झेलम का जम्मू कश्मीर में उद्गम, जम्मू कश्मीर में ही प्रवाहित, देन पाकिस्तान में। रावी हो गया, चिनाब हो गया, फिर रावी और व्यास, 3 का उद्गम इंडिया में हो रहा है, बट हिमाचल प्रदेश में होगा। ठीक है, तो चिनाब के बारे में देख लिए। अब रावी के बारे में ध्यान में रखना है, कुल्लू जिले के अंतर्गत आता है। कुल्लू मनाली में भी काफ़ी बाढ़ आया हुआ है ना, रावी नदी और व्यास नदी का जल का स्तर बढ़ जाने के कारण से। ठीक है, तो चिनाब देख लिए। अब रावी नदी की बात करेंगे तो रावी नदी का प्रवाह क्षेत्र हमको देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार से, हिमाचल प्रदेश में, और फिर ये इंटर करती है पंजाब में। तो पंजाब में इस प्रकार से प्रवाहित होगी, और ये फिर आकर के किस में मिलेगी? चिनाब में आकर के मिलेगी। ठीक है, झेलम भी चिनाब में आकर के मिली, रावी भी चिनाब में आकर के मिलेगी, और ये चिनाब फिर आगे बढ़ेगी, फिर सतलज इसमें आकर के मिलेगी। और ये जो स्थान है इसको क्या बोल रहे हैं? पंचनद। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो सबसे पहले जो डिस्कस हमको करना है, इसका ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ से होगा? चिनाब, रावी नदी का एक ग्लेशियर मैंने आपको पढ़ाया था, बड़ा भंगाल, जिसको बारा भंगाल भी बोलते हैं। ठीक है, तो बारा भंगाल या बड़ा भंगाल ग्लेशियर से उद्गम होता है। आप बुक में जब पढ़ेंगे तो आपको बुक में क्या देखने को मिलेगा? रोहतांग दर्रे के पास से उसका उद्गम होता है करके, रावी नदी की बात करेंगे तो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा रोहतांग दर्रे के निकट उद्गम होता है तो भी ठीक है। रोहतांग दर्रे के पास ही जो ग्लेशियर है उसको बोलते हैं बड़ा भंगाल या बारा भंगाल। ठीक है, तो यहाँ से उद्गम हो रहा है, ये है बड़ा भंगाल। रोहतांग के पास हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ से उद्गम हो रहा है किसका? रावी नदी का। 2 राज्यों में होकर के प्रवाहित हो रही है, एक हिमाचल प्रदेश, दूसरा है पंजाब, और देन इंटर करेगी पाकिस्तान में, है ना। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे बांध परियोजना, आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे उसको, तो इसके बारे में ध्यान में रखना है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? ये 725 हम लोग देखें झेलम का, 5 किलोमीटर कम कर देंगे, इसका लेंथ हम देखेंगे 720। ठीक है, 720 किलोमीटर है इसकी लंबाई रावी नदी की।
रावी नदी किसकी सहायक नदी है? तो चिनाब की। चिनाब में पहले मिल जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से ध्यान में रखना है। अब एक सहायक नदी और देखेंगे, रोहतांग जो दर्रा है इसके पास में ही एक ग्लेशियर है जिसको व्यास कुंड के नाम से जानते हैं। तो ये तो हो गया बड़ा भंगाल ग्लेशियर जिससे रावी का उद्गम हुआ। पास में एक और ग्लेशियर देखेंगे, उसका नाम है व्यास कुंड। कुंड नाम सुन के लगेगा कुआं वगैरह है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो व्यास कुंड से उद्गम हो रहा है, किसका उद्गम हो रहा है? व्यास नदी का। और ये भी हिमाचल प्रदेश से प्रवाहित हुई, इंटर करेगी पंजाब में। पंजाब में एक स्थान है जिसका नाम है हरिके। हरिके में ये मिल जाएगी किससे? सतलज से, ठीक है। तो ये तो हो गई बात व्यास नदी की। स्थान का नाम हो गया व्यास कुंड। व्यास कुंड से उद्गम हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, इंटर करेगी पंजाब में। पंजाब में एक स्थान है जहाँ पे ये सतलज से मिल जाएगी, उसका नाम है हरिके, जहाँ पे बनाया गया है बैराज। बैराज का मतलब क्या होता है? जो पानी को डाइवर्ट करने के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पे बैराज बना के पानी को डाइवर्ट किया राजस्थान की ओर, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है ना। तो हरिके का नाम याद रखना है। व्यास कुंड से उद्गम हुआ, ओरिजिन, माउथ इसका देखेंगे हरिके में, सतलज में, ठीक है। सहायक नदी जहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, आपको बुक वगैरह मिलेगा भी नहीं। सहायक नदी खुद छोटी नदी है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है? 470 किलोमीटर। 470। अब एग्जाम में जितना भी लेंथ बता रहा हूँ वो लेंथ डायरेक्टली फैक्चुअल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आज के डेट पे उतना नहीं है, बट याद इसलिए रखना है क्योंकि अगर पूछा जाएगा सिंधु नदी अपवाह तंत्र के आपको नदियों के नाम दिए गए, पूछा गया लंबाई के आधार पर बढ़ते से घटते क्रम में जमाइए, तब की केस में पता होना जरूरी है। आपको एग्जैक्ट नहीं पूछा जाएगा व्यास नदी की लंबाई कितनी है। अगर पूछ लिया जाएगा तो कैसा पूछा जाएगा? 4 नदी के नाम दिए और इधर लेंथ दे दिया गया, जोड़ी मिलाओ, ऐसा फैक्चुअल पूछा जाए इसकी संभावना ना के बराबर है। अगर पूछ रहा है तो एग्जामिनर मूर्ख है। फिर क्यों मूर्ख है? कि उसको डेटा से क्या करना? अगर 4 नदी के नाम दिए हैं, 4 डेटा इधर दिए हैं, तो वहां पे जो इंसान है वो गेस कर सकता है ना थोड़ा, ठीक है। जैसे जनरली जो यूपीएससी पैटर्न में जो क्वेश्चंस आते हैं, है ना, वो कभी भी फैक्चुअल नहीं पूछेगा, एकदम डेटा नहीं पूछेगा। अगर कभी फैक्चुअल आ रहा है तो हमेशा एग्जामिनर कोशिश करेगा या तो स्टेटमेंट के फॉर्म में दूं 3 स्टेटमेंट ताकि उसको एलिमिनेट करते बने, है ना, या फिर मैच द फॉलोइंग, वहां से भी एलिमिनेट करते बने, ठीक है। क्योंकि रट्टा मारो पद्धति को बढ़ावा देना यूपीएससी का लक्ष्य नहीं है, वो पीएससी और व्यापम का टारगेट रहता है, ठीक है। मतलब एक्चुअल में गेस कर पा रहे हैं, अगर कंसेप्ट अगर क्लियर है तो वो बंदा ज़्यादा अच्छा डिसीजन मेकिंग कर सकता है कल के डेट पे पोस्ट पर आएगा तो। सही बात है ना। जो सिर्फ रट के जाएगा उसके लिए क्या मतलब है फिर? मतलब वो कुछ नया इनोवेशन नहीं कर पाएगा ना फिर ब्यूरोक्रेसी पॉलिसी मेकिंग में। जो रट्टा मारो पद्धति है वो तो वही है, पढ़ लिए लिख लिए हो गया काम। जो कंसेप्ट जिसका क्लियर रहता है, स्ट्रांग रहता है, वो खुद से देख पाएगा अगर कोई पॉलिसी बनाई जा रही है तो उसके प्रोस क्या होंगे, कॉन्स क्या होंगे, उसको एनालाइज कर पाएगा वो। सही बात है ना। तो यूपीएससी में इसलिए इस कारण से शुरुआती टाइम से प्रीलिम्स से ही आपको क्वेश्चन के पैटर्न अलग मिलेंगे, है ना। कोई दिलाया अभी तक यूपीएससी के एग्जाम? दिलाओगे कभी तो देखना, उसके नहीं भी दिलाओगे तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसमें पैटर्न को देखना। उसके पैटर्न और सीजीपीएससी के पैटर्न में बहुत अंतर है। जैसे कि अभी कितना साल हो गया सरकार को? 2 साल हो गया, है ना। अब बोल रहे थे यूपीएससी पैटर्न पर लेंगे, और जबकि लेवल गिरते जा रहा है। यूपीएससी पैटर्न पर लेंगे तो 3-4 चीज़ें जो है प्रमुख, एक तो क्वेश्चन का लेवल सुधरेगा, जो रट्टा मारो पद्धति है इधर वो थोड़ा एनालिटिकल होगा, है ना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। और स्टेटमेंट भी ऐसा नहीं कुछ भी दे दिया, मतलब कॉमन सेंस वहाँ पे अप्लाई होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यूपीएससी पैटर्न में करेंगे तो जो विलोपित हो रहा है, जो गलत आंसर हो रहा है, वो सिंगल क्वेश्चन भी नहीं होगा। ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पे। 10-12 क्वेश्चन तो विलोपित हो गए, आंसर गलत होगा। यूपीएससी दावापत्ती नहीं करने देता, क्योंकि यूपीएससी का कहना रहता है मैं दावापत्ती करने दूंगा, फोकट छाप टाइम पास करने के लिए आएंगे, है ना, टाइम जाएगा, कोर्ट केस जाएगा, रिजल्ट पूरा रुक जाएगा। मेरे को साल भर के अंदर पूरा प्रोसेस करना है, ज्वाइनिंग देना है, प्री के बाद मेंस है, इंटरव्यू, सारा चीज़ है, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो वो उसके आंसर ऐसे रहते ही नहीं जिसमें आप दावापत्ती कर पाओ। कई बार क्या होता है ना, यूपीएससी खुद से, अभी भी की बात है, पिछले साल 1 या 2 क्वेश्चन डिलीट किया, तो जब यूपीएससी को लगा कि हाँ थोड़ा सा इसमें दिक्कत है तो खुद से कर दिया वो, है ना। दावापत्ती का मौका ही नहीं, सीधी बात है। बट यहाँ पे तो एग्जामिनर को नहीं पता है भैया, वो पूछता है आंसर हम लोग से, क्या सही आंसर है, दावापत्ती करो करके, खुद में सही आंसर नहीं देते यहाँ पे।
तो पैटर्न अगर चेंज करना जरूरी है एक्चुअल में, तब जाके आपको सीजीपीएससी में अच्छे ऑफिसर मिलेंगे। बट वो रट्टा मारो पद्धति वाले हैं भाई, वो रियलिटी ये है ना। इसी प्रकार से पैटर्न अगर चेंज करेंगे तो मेंस के जो क्वेश्चन है उसको भी पैटर्न चेंज करना है। 2 नंबर 4 नंबर क्या मतलब क्वेश्चन करने का। यूपीएससी क्वेश्चन आप देखोगे तो 10 नंबर के मिलेंगे, 15 नंबर के मिलेंगे। 250 नंबर का एक पेपर होता है, 10 नंबर के 10 क्वेश्चन कितना हो गया 100 नंबर, 15 नंबर के 10 क्वेश्चन कितना हो गया 150, 150 प्लस 100 250। ठीक है, ये पैटर्न रहता है। अब 10 नंबर और 15 नंबर में आपको टोटल पूछा जाएगा एनालिटिकल सारी चीजें, है ना। ये नहीं पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की। 2 नंबर में पूछा जा रहा है क्या मतलब इस क्वेश्चन का, वही है ना रट्टा। उसको आप रट लिया, याद कर लिया, लिख के आ गए, वो आपके नॉलेज को टेस्ट कर लिया। बट कल की डेट पे जब आप ब्यूरोक्रेट बनोगे तो उस नॉलेज का क्या मतलब है, उस नॉलेज को अप्लाई करोगे नियम कानून बनाने में। यूपीएससी पूछता है क्वेश्चन कि दक्षिण भारत के राज्यों में कुछ प्रमुख नगर राज्य ऐसे हैं जो बाढ़ की समस्या से ग्रसित हैं, इसके क्या कारण हैं और इसके क्या उपाय हैं। अब ये क्वेश्चन कितना अच्छा हुआ है ना, कि जैसे कि मुंबई की बात करें, हर साल बारिश होती है, मुंबई में बाढ़ आता है, इतना बड़ा महानगर है। दिल्ली की बात सेम है, हैदराबाद में सेम कंडीशन है ना। क्या कारण है बाढ़ आने के, तो एक तो जो शहरों की जो बसाहट है वो सही तरीके से नहीं की गई है। फॉर एग्जाम्पल आपको रायपुर में बाढ़ मिल जाएगा, वो पहले से बसा हुआ शहर है। न्यू रायपुर में नहीं मिलेगा क्योंकि वो प्लान करके बनाया गया है, तो जल निकासी की व्यवस्था भी प्रॉपर तरीके से बनाई गई है। तो जो पुराने जैसे बड़े बड़े सिटीज हैं उनमें क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो जो जल निकासी प्रणाली है ना, उसको ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। तो ऐसे उपाय आप दोगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो 10 नंबर 15 नंबर में ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे और ऐसे ही आपको आंसर करना है। और यहाँ पे कैसा करना है, जो आप पढ़ के जाओगे उसको लिखना है। हिमालय की बात करें जैसे कि सिंधु की प्रमुख सहायक नदियों के नाम बताओ, दाईं ओर से मिलो 4 नदियों के आप नाम बताए, हो गया। प्रीलिम्स में देखो, यूपीएससी में ऐसा नहीं है नॉलेज टेस्ट नहीं होता, बट प्रीलिम्स में हो रहा है ना वो, ठीक है। जो हम लोग पढ़ रहे हो तो प्रीलिम्स में काम आएगा। ऐसा नहीं कि सारा चीज़ कंसेप्ट से ही हो जाएगा। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जरूरी है, क्योंकि जब आप कंसेप्चुअल आंसर राइटिंग करोगे तो जब तक उसमें फैक्ट और डेटा नहीं डालोगे तब तक वो आंसर अच्छा नहीं लगेगा, प्रामाणिक नहीं लगेगा ना फिर। तो दोनों जरूरी है, लेकिन एग्जामिनर किस हिसाब से पूछ रहा है वो डिपेंड करता है। क्योंकि अगर इस प्रकार से जैसे पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कल की डेट पे जब आपका जॉब लगेगा तो आपके सामने कोई चैलेंज आया तो आप पहले से प्रैक्टिस में हो ना, नहीं ऐसे आंसर मैंने लिखे, ऐसे मैंने पढ़ाई की है। तो आप कोई प्रॉब्लम आपके आया आपके डिपार्टमेंट में तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर पाओगे। फैक्ट रट के जाओगे तो फिर और सीनियर को पूछोगे क्या करना है क्या नहीं करना, खुद का दिमाग नहीं लगेगा, नहीं तो चैट जीपीटी को पूछोगे, आजकल तो वो भी ऑप्शन है ना। तो ये थोड़ा दिक्कत है, इसलिए पैटर्न चेंज करना जरूरी है। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी जरूरी है, बट कंसेप्ट ज़्यादा स्ट्रांग होना जरूरी है। ठीक है, अब इसके बारे में लास्ट जो हमारा नदी बचा सतलज नदी, उसके बारे में देख लेते हैं। व्यास नदी के बारे में देखिए, ओरिजिन हो रहा है व्यास कुंड से, रोहतांग के पास है, कुल्लू जिला है जिसके अंतर्गत ये आता है, और लंबाई है टोटल नदी की 470 किलोमीटर। माउथ इसका देखने को मिलता है हरिके में, हरिके बैराज बनाया गया है जहाँ पर ये सतलज में आकर के मिल जाएगी। तो 2 राज्य में प्रवाहित हो रही है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। इसके पहले देखें किसके बारे में, रावी के बारे में। 2 राज्य में ये भी प्रवाहित हो रही, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ठीक है, अब देखते हैं अंतिम नदी सिंधु नदी प्रवाह तंत्र की जो प्रमुख नदी है। यहाँ पे हमने देखा मानसरोवर झील, और मानसरोवर झील के निकट ही एक प्रमुख झील है, इसे कहते हैं राकस ताल या राक्षस ताल। जहां से उद्गम हो रहा है किसका, सतलज नदी का। अब सतलज नदी इंडिया में इंटर कर रही है, तो इंडिया में कहाँ पर इंटर कर रही है, हिमाचल प्रदेश में। राज्य की बात करें तो यहाँ पे जो जिस स्थान से इंटर करती है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में इंटर की, पंजाब में इंटर की, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर एक प्रमुख बांध हम लोग देखते हैं, भाखड़ा नांगल बांध, नाम सुने होंगे। तो सबसे पहले जो ध्यान में रखना है, उद्गम कहाँ से हो रहा है, उद्गम हो रहा है इसका चाइना में राकसताल राक्षसताल झील से। मानसरोवर झील के पास ये है। इंडिया में जिस स्थान पर ये एंटर कर रही है, जो दर्रा हम लोग पढ़े थे सीप किला, तो सीप किला से एंटर करती है इंडिया में, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, शीप किला दर्रा जो है वहां से इंटर कर रही है हिमाचल प्रदेश, इंडिया में सतलज नदी प्रवाहित हो रही है फिर हिमाचल प्रदेश में।
देन इंटर करेगी पंजाब में, तो 2 राज्य में प्रवाहित हो रही है ये भी, और फिर इंटर कर जाएगी पाकिस्तान में। पंजाब में एक स्थान है हरिके, जहाँ पर व्यास जो है मिल जाएगी सतलज से। और सतलज नदी पर प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, बांध है, बट जो सबसे प्रमुख है एक जो आपको ध्यान में रखना है, भाखड़ा नांगल, जो मैं बांध में आपको बताऊंगा ही, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर है। भाखड़ा और नांगल ये 2 बांध हमको देखने को मिलेंगे। आप पहली बार जब पढ़ोगे तो लगेगा एक ही बांध है। भाखड़ा और नांगल 2 बांध है। जो बड़ा जो डैम है वो है भाखड़ा डैम, इसके थोड़ी दूर आगे डाउन स्ट्रीम में नीचे की ओर एक डैम बनाया गया है, नांगल डैम। खास बात यह है कि भारत का सबसे ऊंचा डैम है। ऊंचा डैम मतलब इसकी अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 226 मीटर। ठीक है, 226.5 एक्चुअल में 226 याद रख सकते हैं, इसकी ऊंचाई है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। भाखड़ा नांगल की बात करें, जो तल है उससे 226 मीटर ऊंचा। कौन सी नदी पर बनाया गया, सतलज नदी पर। और भी डैम है, नाप्था जाकरी है, कोल डैम है, बट जब बांध पढ़ाऊंगा ना अलग से, वहां पे डिटेल से देखेंगे। तो सतलज नदी के बारे में याद रखना, इसका जो माउथ ओरिजिन हो गया राकस ताल, राक्षस ताल झील, इंडिया में इंटर कर रही है सिपकिला से, है ना। सिपकिला जो दर्रा जो है हम लोग पढ़े थे, वहां पर एक गॉर्ज का निर्माण करती है। गॉर्ज जैसे बताया था अभी थोड़ी देर पहले, है ना, तो उसे कहा जाता है सिपकिला गॉर्ज। ये इस प्रकार से जो गॉर्ज बनाएगी सतलज नदी। क्यों बना रही है, क्योंकि सतलज भी प्रवाह कैसे पूर्ववर्ती नदी है ना, काफी पहले से इसका उद्गम हो चुका है। ट्रांस हिमालयन रिवर है, हिमालय के निर्माण के पहले से इसका उद्गम हुआ है। तो हिमालय का जब उत्थान हो रहा था तो लगातार चट्टानों को ये काट रही थी, क्योंकि नदी पहले से प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पे बनाएगी सिपकिला गॉर्ज इस प्रकार से। तो बुंजी गॉर्ज हो गया, जो बना रही है कौन सी, सिंधु नदी। कोबरा गॉर्ज बनाएगी ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में। सिपकिला गॉर्ज बनाएगी कौन सी नदी, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। इसकी जो लंबाई है इसकी 1450 किलोमीटर टोटल है, 1050 किलोमीटर है इंडिया में। ठीक है, 1450 किलोमीटर टोटल, 1050 किलोमीटर इंडिया में है सतलज नदी की लंबाई। अब सतलज जो नदी है हिमाचल प्रदेश पंजाब प्रवाहित होकर इंटर करेगी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में मिल जाएगी किससे, सतलज से, सॉरी चिनाब से। ठीक है, जिस स्थान पर चिनाब और सतलज दोनों आकर के मिलेंगे उस स्थान को कहा जाता है पंचनद। और जो नदी भी आगे जब प्रवाहित होगी, ये वाली जो नदी है आगे प्रवाहित हो रही है, फिर ये मिल जाएगी सिंधु नदी से, तो ये पंचनद के नाम से ही आगे बढ़ेगी। ठीक है, पंचनद वो स्थान का नाम है जहां पर चिनाब और सतलज आपस में आकर के मिल गए। अब पंचनद नाम से ही ये आगे बढ़ी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। ये जो नदी है, ये वाला जो स्ट्रीम है ना, ये पंचनद कहलाएगा। अब उसके बाद ये मिल जाएगी किसमें, सिंधु नदी में। और जिस स्थान पर सिंधु में मिलेगी इस स्थान का नाम है मीठन कोट। मीठन कोट। ठीक है, पठानकोट लिख के मत आना, क्योंकि पठानकोट लोग कंफ्यूज रहते हैं। पिछले बैच में जब मैंने पढ़ा है पठानकोट बोले, पठानकोट नहीं है, मीठन कोट है। अब पठानकोट नाम से सुन के लगेगा पाकिस्तान में ही है, बट ऐसा पठानकोट जो है वो आपको मिलेगा पंजाब में। ये जो पंजाब का सबसे उत्तरी जो जिला है पठानकोट है। ठीक है, वहाँ पर मैं आपको बांध बताऊंगा, शाहपुर कंडी बैराज जो बनाया गया है। ठीक है, रावी नदी पर बनाया गया, जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच काफ़ी ज़्यादा विवाद है, क्योंकि शाहपुर कंडी बैराज से क्या कर रहा है इंडिया, रावी के प्याज को डाइवर्ट कर रहा है व्यास नदी तरफ। ठीक है, इस कारण से तो वो पठानकोट इंडिया में है। ये है मीठन कोट, कहाँ पर, पाकिस्तान में। वो स्थान है जहाँ पर सिंधु नदी में आकर के मिल जाती है पंचनद। ठीक, अब यहाँ पे पंचनद तो मैंने बता दिया, पंचनद तो हम बाद में देख रहे हैं ना, जहाँ पर चिनाब और बेसिकली हम देख रहे हैं सतलज आकर के मिल गए। उसके बाद पंचनद बोले थोड़ा सा हिस्सा है, और पंचनद इसलिए बोले क्योंकि 5 प्रमुख नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, 5 नदी है, इसलिए पंचनद। नद मतलब नदी, पंच मतलब 5 नदी का संगम। ठीक है, तो बुक में जो आपको मिलेगा, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। ठीक है, तो जो बुक में मिलता है वो मिलता है चिनाब नदी के बारे में। ठीक है, जो आप बुक में पढ़ेंगे ना, जितने भी आप बुक पढ़ेंगे जहां पर आपको मिलेगा सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी जब पढ़ेंगे तो चिनाब नदी मिलता है ना। बट एक बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछा, ये आज से 3 से 4 साल पहले, ऑप्शन में चिनाब भी था, सतलज भी था।
मैं उसको चिनाब मार कर आया क्योंकि बुक में चिनाब पढ़े, यूपीएससी आंसर लिया सतलज, ठीक है, तो सतलज। बट जब सीजीपीएससी अगर पूछ ले ऐसा तो आप आंसर चिनाब को ही करना, क्योंकि आपको जो डॉक्यूमेंट मिलेंगे बुक वगैरह में दावा आपत्ति लगाने के लिए वो चिनाब का मिलेगा, सतलज का नहीं मिलेगा। यूपीएससी ने भले सतलज आंसर लिया बट उसका सोर्स क्या है अभी तक पता नहीं है, ना तो गवर्नमेंट का ऐसा कोई डेटा रिकॉर्ड है जिससे ये पता चले कि सतलज लंबी नदी है, क्योंकि पंचनद तो बाद में बोल रहे हैं जब मिल गई। अब ऐसा अगर पूछे सबसे लंबी सहायक नदी तो पंचनद बोलेंगे तो ठीक है ना, बट पंचनद तो 5 नदियों के संगम को कहा जा रहा है, तो पंचनद तो इतना ही हुआ। मेन जो ब्रांच है वो कौन सी, चिनाब है या सतलज है ना, तो इसमें डाउट है। तो बुक वगैरह में आपको मिलेगा चिनाब, बट यूपीएससी ने आंसर लिया सतलज का, ठीक। और बाकी जो 960 वाला जो लेंथ हमको देखने को मिलता है वो क्लियर नहीं है कि वो इंडिया में है कि टोटल जो लेंथ है उसकी बात हो रही है, इस कारण से दिक्कत है। ये जो 960 किलोमीटर है मे भी हो सकता है केवल इंडिया में लेंथ है, क्योंकि रिवर की लंबाई को लेकर के, जैसे सिंधु नदी के बारे में मैंने बताया 2880, कुछ में मिलेगा 2900, गूगल पे सर्च मारोगे 3180 मिलेगा, और कुछ सोर्सेज जो मैंने अभी क्लास के पहले चेक करे थे 3600 तक भी मिल रहा था, ठीक है। तो एग्जैक्ट जो लेंथ है वो क्लियर नहीं है। जैसे कि हम लोग देखें ना कि जो तट रेखा है उसकी लंबाई पहले 1970 में अलग थी, अभी 2025 का डेटा अलग, मापने का पैमाना अलग हुआ है ना, तो इस कारण से थोड़ा दिक्कत आपको देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया हमारा सिंधु नदी अपवाह तंत्र, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़े सिंधु और उसकी प्रमुख सहायक नदी के बारे में। बड़ी नदियों के बारे में तो ठीक है, आसान हम लोग देख लिया, नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, लंबाई कितनी है, माउथ कहाँ पे है, सारा चीज़। छोटी नदियों के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दाईं ओर से मिल रही है, बाईं ओर से मिल रही है। ये बड़ी नदियाँ जितनी भी है सब बाईं ओर से मिल रही है। छोटी नदी में बाईं ओर से 3 नदियाँ मिली, सिंधु में, जास्कर, सुरू, द्रास इंडिया में, और एक सोहन पाकिस्तान में। दाईं ओर से जो छोटी नदियाँ मिली, श्योक, सिगार, गिलगिट इंडिया में, काबुल, कुर्रम, गोमल पाकिस्तान में, ठीक है, याद रहेगा। और उद्गम कहाँ कहाँ से हो रहा है, ग्लेशियर है या जो भी चीज़ है, ये सारा ध्यान में रखना है, ठीक। क्लियर हो इतना। अब इसमें साथ में एक चीज़ लास्ट में मैं और बता देता हूँ, उसके बाद इस लेक्चर को हम लोग समाप्त करेंगे। जैसे मैंने पहले क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले, 2 नदियों के बीच का जो भूमि क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको 5 दोआब के नाम याद रखने हैं, ठीक है। इसका पहले फोटो वोटो खींच लो, फिर इसी में थोड़ा और बनाऊंगा, फिर बिगड़ जाएगा, है ना। आप करवाता हूँ उससे कुछ ट्रिक से, ठीक है, देखते हैं। या तो आप लोग YouTube पे लोगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो पॉज करके, वो ज़्यादा अच्छा क्लियर आएगा, है ना। चलो इस पे जो प्रमुख जो दोआब है ना उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज की क्लास समाप्त करेंगे। हो गया पूरा। देखो 2 नदियों के बीच का क्षेत्र मतलब दोआब हो गया। तो पहले स्टार्ट करेंगे सिंधु और झेलम के बीच, है ना। कौन से कलर से बनाओ, ये वाले कलर से बनाते हैं। देखो सिंधु और झेलम के बीच का जो भूमि क्षेत्र है उसको बोलते हैं, जिस दोआब के नाम से जानते हैं वो है सिंध सागर दोआब, ठीक है। ये आपको न सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान में भी देखने को मिलेगा। ये पूरा जो क्षेत्र है क्या कहा जा रहा है, सिंधु नदी है ना, तो एक तो सिंध नाम याद रखना, ठीक है। और याद रखना सागर, ठीक है, सिंध सागर दोआब याद रहेगा। सिंध सागर से सिंधु नदी, और सिंधु के नीचे कौन सी है, झेलम ही है, तो सिंधु और झेलम के बीच है सिंध सागर दोआब, ठीक। अब झेलम के नीचे कौन सी नदी है, चिनाब। तो चिनाब नदी और झेलम नदी के बीच का जो दोआब है ये वाला, इसे जिस नाम से जाना जाता है वो है चाज दोआब। चाज च से हो गया चिनाब और ज से झेलम, ठीक है। तो चाज दोआब मतलब झेलम और चिनाब के बीच है, ठीक। सिंध सागर, चाज दोआब, एग्जामिनर आपको पूछा तो 5 के नाम दे देगा, उत्तर से दक्षिण जमा लोगे, आसान है।
सिंध सागर दोआब, सिंधु नदी। झेलम का इसमें समझ में नहीं आ रहा है, बट सिंधु के नीचे झेलम ही है, तो सिंध सागर से सिंधु और झेलम। फिर झेलम और चिनाब के बीच चाज दोआब, चाज च से चिनाब है, ज से झेलम है, ठीक है। तो झेलम और चिनाब या झेलम और चिनाब के बीच जो दोआब है उसे बोलते हैं चाज दोआब, ठीक है। अब उसके बाद झेलम के नीचे कौन सी नदी है, सॉरी चिनाब के नीचे कौन सी नदी है, रावी नदी। तो यहां पे जो दोआब हम लोग देखेंगे इसे कहा जाता है रचना दोआब, ठीक है। र से हो गया रावी और च ना से हो गया चिनाब, ठीक है। तो रचना दोआब याद रखना किसके किसके बीच है, चिनाब और रावी के बीच। इसका पीडीएफ रहेगा कि नहीं ऐप में, पीडीएफ रहेगा, इसको सेव करके मैं अपलोड करवा दूंगा। बट सेव करके अपलोड कराऊंगा तो ये भी आ जाएगा ना, फिर पीछे जो लिखा है दिखेगा नहीं, बैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो रचना दोआब हुआ, सिंध सागर दोआब, चाज दोआब, रचना दोआब। अब इसके बाद देख रहे हैं ये कौन सी नदी होगी, रावी नदी और व्यास नदी, है ना। रावी और व्यास के बीच जो दोआब है ये वाला, ठीक है, इसको कहते हैं बारी दोआब। ब से हो गया व्यास, र से क्या हो गया रावी, तो बारी दोआब। और लास्ट में व्यास और किसके बीच, सतलज। ये जो दोआब हम लोग देखेंगे इसको बोलते हैं बिष्ट दोआब, ठीक है। ये स से ले लेंगे सतलज और बी से ले लेंगे व्यास, तो बिष्ट दोआब कहा जाता है व्यास और सतलज के बीच का जो दोआब है उससे। तो ये हो गया 5 दोआब, ठीक है। सिंध सागर दोआब, चाज दोआब, फिर है रचना दोआब, बारी दोआब, बिष्ट दोआब। सिंधु और झेलम के बीच सिंध सागर, झेलम और चिनाब के बीच चाज दोआब, चिनाब और रावी के बीच रचना दोआब, रावी और व्यास के बीच बारी दोआब, और व्यास और सतलज के बीच हो गया बिष्ट दोआब, ठीक है। याद रहेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं डैम, जो मैं जब डैम पढ़ेंगे तब बताऊंगा, ठीक है। इसमें पूरा हौच पौच हो जाएगा, लिखने का ही जगह नहीं है ना, ठीक है। याद रहेगा, नोट कर लिए इसको दोआब को। अब मैं थोड़ा बैक कर देता हूँ ताकि सेव करते बने, जो हम लोग, कितना होगा भाई, बहुत करना पड़ेगा। अब इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्लियर है पूरा, दोआब समझ आ गए, लिख लिया ना, पांचों जो प्रमुख है। और एक हम लोग ये दोआब वाला पूछा जाता है ना, कौन सी नदी के बीच है, फैक्चुअली पूछ सकता है। सिंध सागर दोआब कौन किन 2 नदियों के बीच है, ठीक है। ये सबके नाम दे दिए, उत्तर से दक्षिण जमाई है, दक्षिण से उत्तर जमाई है, ऐसा भी दिया जा सकता है। तो ये सब ध्यान में रखना है। 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं दोआब, जो सबसे महत्वपूर्ण दोआब है इंडिया में वो है गंगा यमुना दोआब, जो आपको उत्तर प्रदेश रीजन में देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा समृद्ध है। जो आप लोग इतिहास पढ़ते हो, दिल्ली सल्तनत की बात करें, मुगल काल की बात करें, प्राचीन समय में देखिए गुप्त काल की बात करें, ये जितने भी बड़े बड़े एम्पायर है, आप कभी सोचो कि बड़े बड़े एम्पायर खाली नॉर्थ इंडिया के इसी रीजन में क्यों अपना साम्राज्य विकसित किए। सबसे पहले क्या चाहिए इंसान को, खाने के लिए खाना चाहिए, पानी चाहिए। पानी तो नदी का मिल रहा है, उस टाइम पे ट्यूबवेल थोड़ी जो नदी से भूमि से निकाल के वो करेंगे पानी, तो नदी का पानी फ्रेश वाटर रहता है ना, तो पीने के लिए पानी हो गया। और खाने के लिए भोजन वहीं पर होगा जहाँ पर मिनरल्स होंगे, क्योंकि उस समय खाद वाद कहाँ पे बना रहे हैं, ला रहे हैं, कौन सा कीटनाशक छिड़क रहे हैं। तो भूमि उपजाऊ होनी चाहिए, भूमि उपजाऊ वहाँ पर मिलेगी दोआब वाले रीजन में। 2 प्रमुख नदियों के बीच का क्षेत्र, दोनों नदियाँ अपने अपने पानी लेकर आ रही है और साथ लेकर के आ रही है, तो भूमि जो है कृषि की दृष्टि से उपजाऊ, लगातार उपजाऊ, बाढ़ आ रहा है हर साल, पुरानी मिट्टी जा रही है, नई मिट्टी आ रही है, ठीक है। तो इस कारण से भोजन की उपलब्धता काफ़ी ज़्यादा, और इसी कारण से बड़े बड़े जो साम्राज्य यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। ऊपर से मैदानी भाग भी है, तो मैदान क्षेत्र निवास करने के लिए ज़्यादा सुलभ रहता है ना पर्वतीय क्षेत्र कंपेयर, ठीक है। इस कारण से हम देखते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं। अब अगली क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, गंगा नदी या ब्रह्मपुत्र, तो दोनों में से किसी एक के बारे में पढ़ाऊंगा।
हो सकता है ब्रह्मपुत्र के बारे में पहले पढ़ें, क्योंकि थोड़ा छोटा है, गंगा नदी वाला बहुत बड़ा है तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको। तो कल की क्लास में ना ब्रह्मपुत्र नदी अपवाहतन के बारे में पढ़ेंगे, फिर सिंधु हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, फिर तीसरे में पढ़ेगा गंगा नदी के बारे में। ठीक है, चलिए आज यहीं तक करते हैं फिर। थैंक यू। समझ आया पूरा? ठीक है।